हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम आप सभी का 12 अक्टूबर को है। मुश्किल से 30 से 35 दिन ही बच रहे हैं जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इस सीरीज में सबसे ज्यादा पेपर को जो इग्नोर किया जाता है वो है आपका सी सेट का प्रीवियस ईयर पेपर। आप लोग जीएस के पीछे लगातार दिन रात मेहनत करते हो, करंट अफेयर्स के पीछे लगातार मेहनत करते हो, लेकिन सी सेट के नाम पे ईमानदारी से बताऊं तो केवल 10 से 20% बच्चा है जो रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर से करे या फिर मॉडल टेस्ट पेपर से या मार्केट की किसी भी टेस्ट सीरीज से। 80% बच्चा वो है जो केवल जीएस के पीछे रहता है और सीसेट के लिए मात्र सोचता है कि लास्ट के 5 दिन 10 दिन, और वो भी 5-10 दिन में 1 से 2 टेस्ट पेपर केवल कर पाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि एग्जाम में जीएस में तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं उनके, लेकिन सीसेट भाई 33 क्वेश्चन भी पास नहीं कर पाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज को शुरू किया है, जिसमें 2024 की सीरीज को मैंने कंप्लीट कर दिया है और आज हम लोग करेंगे 2023 के सीसेट के पेपर को। यूट्यूब पे चैनल पर आप लोग विजिट करेंगे, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल मेरा जो यूट्यूब चैनल है हमारी टीम का, इस पर आप विजिट करेंगे तो कल ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीसेट प्रीवियस ईयर सीरीज जो है पीवाईक्यू 2024 को मैंने कंप्लीट करा दिया है। इस सीरीज में मेरा जो फोकस है वो सबसे ज्यादा हिंदी में है कि किस तरीके से आपको 25 में से 22 से 23 नंबर सही करने हैं। साथ ही साथ इंग्लिश पे भी फोकस है कि कैसे आप 10 से 15 जो क्वेश्चन आते हैं वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन गेन कर सके। तीसरा, कम्युनिकेशन पर मेरा फोकस रहेगा कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन के पेपर आते हैं जहां पे स्टैटिक आता है या फिर डायनेमिक होते हैं या फिर एनालिसिस बेस पे होते हैं, कि किस प्रकार से किसी आंसर को हम चूज करें, तो इस पे मेरा फोकस रहेगा। बाकी रीजनिंग के 2-4 सवाल अगर आते हैं तो मैं बता देता हूं, अदरवाइज आप खुद से उसकी तैयारी करेंगे। यूट्यूब पर चाहे क्लासेस देख लीजिए, चाहे किसी पेड बैच को देख लीजिए रीजनिंग और मैथ की। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा आज का सेशन होगा 2023 का पीवाईक्यू। मैं अगर आपको बता दूं कि हाँ, तो आप लोगों को जो सबसे जरूरी काम करना है ना भाई, कि आप भले वीडियो देख लीजिए लेकिन आपको खुद से भी प्रैक्टिस करते रहनी है। क्योंकि मैं यहां पर जो बता रहा हूं तो उसमें क्या है, आप डिपेंडेंट है एक तरीके से कि देखिए सर ने इसका क्या उत्तर बताया, लेकिन जब आप खुद से करते हैं तो वहां पे जो आंसर सही होते हैं गलत होते हैं, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करते हो कि क्यों कोई प्रश्न का उत्तर गलत हुआ है। तो चलो अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2023 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। हमारा पहला प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द का मतलब क्या होता है, देखो एक शब्द होता है तत्सम। तत्सम होते हैं सामान्यतः संस्कृत भाषा के शब्द या संस्कृत से लिए गए शब्द, लेकिन जब हम उस शब्द को वर्तमान भाषा में या जो है कि हिंदी भाषा में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका विकृत रूप हो जाता है, बिगड़ा हुआ रूप हो जाता है, उसी को हम लोग तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? तद्भव कहते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है कि अश्रु, आक, आषाढ़, अंधकार। अब अगर आप देखोगे, आषाढ़ को भी जो है कि क्या कहा जाता है, आसन भी कह सकते हैं, या आषाढ़ महीना होता है वैसे तो, जो चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन। होली के लिए क्यों कहा जाता है कि फगुआ खेला जाएगा, पूर्वांचल में कहा जाता है, या फागुन में होली होती है। फिर आपके कार्तिक मास में दीपावली होती है जो कि अक्टूबर का महीना होता है। सावन जो आपका जून जुलाई महाशिवरात्रि भोलेनाथ का महीना होता है। तो ये हिंदी के महीने हैं, लेकिन आज इनको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया आपका तत्सम। अंधकार को जो है अंधेरा कहा जाने लगा है कि भैया शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, तो ये भी तत्सम है। अश्रु का तद्भव होता है आंख, मतलब आंसू, आंसू होता है, ठीक है। लेकिन आंख मेरे भाई अगर आप इसे देखोगे तो ये कहीं ना कहीं अर्क का, किसका? अर्क का तद्भव रूप है। इसीलिए इसका बी ऑप्शन इस क्लियर हो जाएगा। अब यहां से आपको ये समझ में आएगा कि सर तद्भव तत्सम भी पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना है एटलीस्ट कम से कम 200-250 तद्भव तत्सम यार आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं भैया? अपूर्ण क्रिया कहते हैं या क्रिया कहते हैं? भाई अपूर्ण क्रिया टाइप का कोई टॉपिक नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि अपूर्ण क्रिया कोई क्रिया नहीं होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्जेक्ट कोई क्रिया कर रहा है तो वो क्रिया होती है, नहीं कर रहा है तो क्रिया नहीं होती है। तो यहां पर हम कोई भी काम अगर करते हैं, जैसे मान लो मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे क्रिया क्या होगी? टीचिंग हो जाएगी। या आप पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? क्रिया रीड हो जाएगा। या आप किसी काम को सीख रहे हैं तो लर्निंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि काम करना या कोई काम कंप्लीट होता है तो उसे हम कहते हैं क्रिया। क्लियर हो गया? अब यहां पे धातु से पढ़ना जो है कि पढ़ प्लस ना हो गया, संज्ञा से हथियाना हाथ प्लस आ प्लस ना, इस तरीके के सारे शब्द लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसमें कौन सा वाच्य है?
वाच्य मतलब वाचन, किस प्रकार का आदेश दिया गया है। अब भाई डीएम है, सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है, तो डीएम किसको आदेश दे सकता है, निर्देश अपने सबॉर्डिनेट को दे सकता है, अपने जिले की जनता को दे सकता है, यही तो कर सकता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, कर्म और कृत्यवाच्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो कर्मवाच्य वो होता है जिसमें कर्म किया जाता है, यहां पे डीएम कोई कर्म नहीं कर रहा बल्कि उसने एक आदेश दे रखा है, इसलिए ये कर्तवाच्य हो जाएगा। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, में कृत्यवाच्य क्रिया के उस रूप को कृत्यवाच्य कहते हैं जिसमें या जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। आदेश देने वाला कौन है, डीएम है। कर्ता कौन हो गया, सब्जेक्ट, डीएम हो गया। डीएम बड़ा है और वही मेन फोकस है, उसने जो कह दिया आपको करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए इसको कृत्यवाच्य कहते हैं। हो सकता है थोड़ी सी आवाज मेरी गूंज रही होगी या नाक से आ रही होगी, क्योंकि कल मुझे जुकाम हो गया था मेरे भाई, तो इसीलिए जो है कि क्लास आज लेट आई है, लेकिन थोड़ा सा आवाज ऐसा हो सकता है। अनेकार्थी शब्द, प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है। प्रभाव जिसे इंग्लिश में हम लोग इम्पैक्ट भी बोल देते हैं, या फिर जो है कि कहते हैं ना कि उसकी प्रभाव बहुत अच्छा है उसके ऊपर, या ठीक। तो यहां पर विग्रह, सामर्थ्य, दबाव, महिमा, कौन सा ऐसा एक शब्द है जो प्रभाव का अर्थ नहीं है। आप उनके प्रभाव में कार्य कर रहे हैं या आप उनके दबाव में कार्य कर रहे हैं, नेताजी के, बिल्कुल सही हो सकता है। आपकी सामर्थ्य कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, आपका प्रभाव कितना है, राइट। महिमा, यहां पर महिमा जो है कि जैसे गुरु की कृपा को कहते हैं कि भाई आपका अगर हमारे ऊपर आशीष बना हुआ है, आपकी हमारे ऊपर कृपा बनी हुई है, आपका प्रभाव अगर हमारे ऊपर है, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन विग्रह यहां पर कोई भी अर्थ लेकर नहीं आता है। विग्रह सामान्यतः किसी चीज को अलग करने के लिए होता है, जैसे संधि विग्रह, समास विग्रह। तो यहां पर अलग करने की प्रक्रिया प्रभाव से नहीं झलकती, इसीलिए ए वाला इज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। एक मिनट मेरे भाई, समझ में आ गया ये बात। आगे प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगर मेरे भाई वर्तनी आपको शुद्ध करनी है ना, सही करनी है, या उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न सही करने हैं, या फिर आप विलोम के शब्दों को सही करना चाहते हो, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था और इस क्लास में भी कहूंगा कि इस टॉपिक को जरा अच्छे से तैयार कर लो। संधि के बिना आप हिंदी का 50% चीज समझ ही नहीं पाओगे। कितना भी चीज रटना चाहो रट लो, लेकिन संधि के बिना आप पूरी तरीके से हिंदी नहीं समझ पाओगे, इसलिए हिंदी को समझने के लिए संधि पढ़ना जरूरी है। आगे देखते हैं, यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सुनो। बाजार होता है क्या, नहीं मेरे भाई। कालिदास होता है क्या, नहीं। कालिदास बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत स्लो होता है, लेकिन कालिदास में सामान्यतः छोटी की मात्रा होती, कालिदास बोला जाता है, छोटी की मात्रा पे कालिदास, ठीक है। तो ये गलत हो गया। बारात नहीं होता मेरे भाई, बारात होता है। अभी ये आप देखोगे, ये स्टेटमेंट 2024 के पीवाईक्यूज में भी था, ठीक है। मैंने कल ही कराया था बारात, एक जो है कि जहां पे शब्द का वर्तनी त्रुटि थी, यहां पर भी आ गया। ऐसे ऐसे शब्द रिपीट होते हैं जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को करते हो। तो बाजार सही ऑप्शन होगा कि हम बाजार जा रहे हैं। क्लियर हो गया बात। देखो यहाँ पे कालिदास और बारात लिखा हुआ है। आगे प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती, मां सरस्वती जो हमें विद्या देती है ना, तो वीणा वादनी कहते हैं उनको। तो उनमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा इनका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तो है लेकिन एक शब्द नहीं है, युग्म ढूंढते हैं। देखो शारदा और वागीसा, इन्हीं को कहा जाता है मां शारदे। जब हम एक प्रार्थना होती है ना, या देवी तुषार धवला करके, तो उसमें मां शारदा शब्द आता है जो सरस्वती जी का पर्यायवाची होता है। वागीसा भी है। भारती और वाणी, वाणी मतलब बोलने का काम करना है, वीणा बजाना, एक तरीके से वाणी। और आप तभी बोलते हो जब मां सरस्वती आपके ऊपर कृपा करती है, और मां भारती भी इन्हीं को कहा जाता है। गिरा, वीणा पाणी, वीणा पाणी, पाणी मतलब यहां पे क्या होता है, धारण करना। किसको, वीणा। वीणा को धारण करने वाली महिला या जो देवी है उसको हम सरस्वती कहते हैं। लेकिन हेम और हिरण्य, हिरण्य किसका पर्यायवाची है, हिरण को कहा जाता है, एक तरीके से तत्सम तद्भव कह दो। तो यहां पे हिरण और हेम का कोई समानार्थी नहीं बनता है, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हम कैसे समझेंगे। देखो
हिंदी को जितना प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई, जितना आप पढ़ोगे किताबों से या प्रीवियस ईयर पेपर से, उतना ही आपको समझ में आएगी। अगर आपको शब्दों के अर्थ नहीं पता है ना, तो आप डेफिनेटली जो है कि हिंदी के प्रश्न करने में कहीं ना कहीं चूक करोगे। तो शब्दों के अर्थ बहुत जरूरी है पता होना। अब जैसे वीणा पाड़ी, पाड़ी मतलब क्या होता है? धारण करना। जैसे पाणी ग्रह, एक परंपरा होती ना शादी में, जहां पे पति पत्नी जो है कि पाणी ग्रहण धारण करते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में धारण करता हूं, मैं तुम्हें पति के रूप में धारण करती हूं। यहां पे पाणी का मतलब होता है ग्रहण करना। ऐसे छोटे छोटे शब्दों का जब मीनिंग पता होगा, तब आप जो है कि बेहतर हिंदी कर सकोगे। आगे देखते हैं। अच्छा, यहां पे देखो, हेम और हिरण्य शब्द का युग्म। सोना क्या पर्यायवाची है? सोना के अन्य पर्यायवाची जैसे कि कुंदन, बहुत अच्छा शब्द है। तपनीय, तपनीय मतलब क्या होता है? जिसको तपा के बनाया जाता है। सोने के बारे में कहा तो जाता है सोना जितना तपेगा, जितना जो है कि गर्म होगा, उतना ही निखर के निकलेगा। तपनी हो गया। महारजत, सोना, स्वर्ण, कंचन, सुवर्ण, हाटक, चामिकार, ये सभी इसके शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? लाक्षणिक मतलब जिसमें लक्षण पता चल रहा हो। तो यहां पर जो बोले सो घी को जाए, महाकृपण कह रहा है। जी जाए घी न जाए, दान देने वाला। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान से जीना। टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। कहने का मतलब हो गया कि इस अर्थ में जो दिख रहा है, टका मतलब किसे? वैसे तो देखा जाए तो मुगल काल में, मध्य काल में, प्राचीन काल में टका शब्द हमने सुना है सिक्कों के लिए, लेकिन उसी से कहावत निकली कि टके का सब खेल है, सारा खेल पैसे का खेल है। कहते ना कि बाप न भैया बड़ा भैया कौन होता है? सबसे बड़ा रुपया होता है। तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखो, टके का खेल, टके का सब खेल है। इस लोकोक्ति का जो लाक्षणिक अर्थ है कि पैसा ही सब कुछ करता है, इसका सीधा सीधा यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो बोले सो घी को जाए, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। जी जाए घी ना जाए यानी महाकृपण हो गया। और जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, यानी धन सबसे बलवान है। आगे आ जाओ। अत्यधिक में कौन सी संधि है भैया? अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो देखो, सबसे पहली बात, आप इसके संधि जब विच्छेद करोगे तो अति नाम का एक उपसर्ग भी लगा सकते हो। और अधिक में, जब किसी चीज की अधिकता हो जाती है या फिर अति हो जाती है, तो हम कहते हैं ना कि अत्यधिक काम कर रहे हो तुम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। तो अति जब शब्द लग गया, अब यहां से अगर आप निकालोगे, छोटी ई संधि निकलेगी और यहाँ पे छोटा अ निकलेगा। जब ये दोनों मिलेंगे, अलग अलग है तो स्वर संधि, लेकिन एक ई कैटेगरी की है, एक अ कैटेगरी का है। जब ये बनेगा आपस में, तो ये त को आधा कर देगा। तो इसीलिए जो शब्द आपका निकल के आएगा वो क्या आएगा? अत्यधिक निकल कर आएगा। और इस संधि को हम लोग यण संधि कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। राइट, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। पहली बात आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगर वो शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो संज्ञा विशेषण हो गया। अगर वो शब्द सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगर वो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो गया। विशेषण मतलब होता है क्या? कि किसी शब्द की विशेषता बताना। प्रश्न में मुझसे पूछ रहा है सार्वनामिक विशेषण, यानी ऐसा शब्द मुझे बताना जो सर्वनाम की भी विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब इसकी विशेषता बताई जा रही है कि तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज और बहुत तेज क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसी तरीके से कि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? एक तरीके से एक्शन हो गया, या यूं कहें कि सुंदरता उसकी विशेषता हो गई। तो यहां पे कह रहा है कोई आदमी आ गया, आ रहा है, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित हैं, वह बहुत सौम्य है और 5 लीटर दूध खरीदो। बात समझ में आ गई मेरे भाई? सार्वनामिक विशेषण में हम आदमी के बारे में तो कह रहे हैं, लेकिन वहां पे जस्टिफाई नहीं है, क्लियर नहीं है कि कौन आ रहा है, लेकिन कोई आदमी आ रहा है। इसीलिए यहां पर ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर और अगर आप देखोगे क्या लिख रहा है कि कोई आदमी आ रहा है, इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा की। और सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक मौलिक होता है और एक यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब क्लियर, हाँ दिख रहा है आपके मोबाइल में, आराम से विजुअल होगा।
चलो क्लियर है भाई। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव करिए। इसका मतलब क्या है, ये पूछना चाह रहा है कि आपको वाक्य शुद्धि के बारे में कोई जानकारी है या नहीं है। तो वाक्य शुद्धि के बारे में देखो, राम नरेश गोबर गणेश है, राम नरेश गोबर गणेश है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, सुनो सुनो वह गा रही है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। एक एक प्रश्न को पहले गलत करना सीखते हैं। क्या शब्द लगने पर ही यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था कि नहीं मेरे भाई, हिंदी की त्रुटि हो गई। क्या लगने से, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे ये शब्द, ये एक्सक्लेमेटरी जिसको हम लोग कहते हैं हुर्रा यानी विलाप, इस तरीके के जो शब्द हैं, इनमें जो है कि आपको ये नहीं बल्कि कॉमा लगाना चाहिए। जब एक या एक से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक भी कह सकते हो, तो वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए कॉमा लगता है, राम कॉमा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये तीनों जो है कि हो गए। राम नरेश गोबर गणेश हैं, तो यहां पे जो है कि अलग एक कॉमा लगना चाहिए था या कुछ और शब्द। तो इस तरीके से ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। सुनो सुनो वह गा रही है, मतलब वो 2 बार प्रोनाउंसिएट कर रहा है, सुनो सुनो फोकस कर रहा है, तो हमने कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो गया। जैसे देखो, राम नरेश के बाद अल्प विराम चिन्ह विकल्प में होना चाहिए था, जैसे मैंने लगाया, और बी वाले में राम के बाद अल्प विराम चिन्ह होगा, लक्ष्मण के बाद भी विस्मय अधिक चिन्ह हटेगा, यानी राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होगा। ठीक है, और डी वाले में अंत में प्रश्नवाचक शब्द की, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की कमी है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी त्रुटियों के माध्यम से, भाई सी सेट में ना एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे कम से कम 50 लोगों को जानता हूं जो यूपी पीसीएस 2024 एग्जाम दिया। उन लोगों के जब मेरे पास फोन आया कि सर हमारा प्रीलिम्स में नहीं हुआ, हमारा जीएस में बहुत अच्छा पेपर गया था, हमने इसको मिलाया था, तो मैंने उनसे पूछा भैया सी सेट मिलाया था क्या, तो उन्होंने कहा नहीं सर हमने सी सेट तो नहीं मिलाया, क्योंकि हमने यूपी पीसीएस में जब जीएस को देखा, ऑफिशियल आंसर की से कि हमारे तो अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, 85 प्लस जा रहा है, 90 के आसपास जा रहा है, लेकिन सी सेट नहीं मिलाया। इस कॉन्फिडेंस में यार हमारा सी सेट तो हो जाएगा, हालांकि पेपर तो दे चुके थे, लेकिन अपनी कमी तो पता चल जाती ना उस समय। अब वो इंतजार कर रहे हैं जब रिजल्ट आ रहा है प्रीलिम्स का, तो वहां तो है ही नहीं उनका, तो समय भी खराब हुआ, मोटिवेशन भी डाउन हुआ, एंजाइटी अलग से बढ़ गई। तो कहने का मतलब है भाई एक एक क्वेश्चन की कमी होती है, और कई ऐसे बच्चे थे जो 32 क्वेश्चन पे करेक्ट होकर बैठे हैं। ऐसे कई सारी लड़कियां जिनसे बात हुई तो बता रहे हैं सर कि 32 पॉइंट कुछ आ रहे हैं लेकिन 33 नहीं आ पा रहे हैं। क्या एक क्वेश्चन भी बढ़ने की दरकार है क्या, आयोग बढ़ाएगा कि नहीं। मैं कहता हूं यार आयोग पे डिपेंडेंट ही क्यों होना है, आयोग तो वैसे ही हमारा मक्कार हो गया है, उसको तो कोई भी सफाई नहीं देनी है, कोई क्लियरिटी नहीं देता है कि हम कब जो है कि रिवाइज आंसर की करेंगे, कब हम आंसर देंगे, कुछ नहीं बताता है वो। यार अपने पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, कि आप 33 के पीछे क्यों रहोगे। मैं अगर अपना ईमानदारी से बताऊं, मैं लास्ट के 1 महीने प्रॉपर जो है कि सीसेट पे काम करता हूं, लगभग डेली 2.5 से 3 घंटे डेली करता हूं, पढ़ाने के अलावा मैं बता रहा हूं डेली 2.5 घंटे। और मैं एवरेज जो है कि, आप कहोगे सर झूठ बोल रहे हो कि नहीं, आप किसी भी समय आके अगर कोई मिल पाता मुझसे तो देख सकते हो मेरे पेपर को, मैं लगभग जो है कि 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट करता हूं, और मेरा जब करेक्ट सही होकर आता है सीसेट में क्वेश्चन, तो लगभग 48 टू 52 के आसपास ये रेशियो आ जाता है मेरा। और इसमें मेरा जो सबसे बड़ा योगदान होता है हिंदी का, इंग्लिश का, कम्युनिकेशन का और रीजनिंग का। मैथ पे मैं ज्यादा फोकस करता नहीं हूं, क्योंकि मैथ मुझे यार थोड़ी कम आती है, तो मैं उसमें टाइम नहीं लगाता हूं। मैं रीजनिंग पे काम करता हूं, कम्युनिकेशन पे करता हूं, हिंदी पे करता हूं, इंग्लिश पे करता हूं, सेक्शन वाइज चीजों को पकड़ता हूं। मैं कंप्लीट पेपर पे फोकस नहीं करता। मेरा इतना आ जाता है, ये जो 80 क्वेश्चन कर रहा हूं, तो 20 क्वेश्चन कौन से छोड़ता हूं, मैथ छोड़ देता हूं, इंग्लिश नहीं छोड़ता, हिंदी नहीं छोड़ता, कम्युनिकेशन नहीं छोड़ता, रीजनिंग नहीं छोड़ता, 20 क्वेश्चन मैथ के छोड़ता हूं। मैं क्यों सर मारूं 100 क्वेश्चन के लिए, 80 क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस रहो कि हाँ भाई इतना आएगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करके आ रहे हैं हम। तो ये काम जब आप भी करोगे ना यार, तो इसके पीछे नहीं मरोगे कि सर हमारा 33 नहीं आ पा रहा है। अरे 33 छोड़ो, तुम 40 के पार आ जाओगे, प्रैक्टिस तो करो मेरे भाई। चलो, बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेशन की डोज देनी पड़ती है, नहीं तो आप लोग बिल्कुल जो है कि नाकारे हो जाओगे। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए, अपोजिट का बता दीजिए। अल्पज्ञ अवज्ञ, आकुंचन प्रसारण, अस्थावर चंचल, सन्मुख उन्मुख। ये मैंने आप लोगों को बताया था कब, जब आरओ की परीक्षा चल रही थी। एक ज्ञ वाले शब्द को मैं बताता हूं, ज्ञ मतलब होता है जानना, और अगर इसके आगे अभी लगा देता हूं मैं, अभी, अभी मतलब होता है श्रेष्ठ, थोड़ा सा अच्छा, तो अभिज्ञ का मतलब भी होता है जानना या थोड़ा ज्यादा जानना। और इसका जब हम अपोजिट करते हैं तो अभिज्ञ का क्या है, हम अज्ञ भी कर सकते हैं। ठीक है, अज्ञ मतलब भी होता है कि न जानने वाला, और अनभिज्ञ भी होता है इसका एक शब्द। अन मतलब होता है न जानने वाला, और भिज्ञ मतलब होता है जानना।
अब यहाँ पे अल्पज्ञ का क्या होता है, अगर अल्पज्ञ मतलब होता है कम जानने वाला, तो अवज्ञ नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था सर्वज्ञ, कि सब जानने वाला। तो पहला वाला तो गलत हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, आकुंचन प्रसारण। ये बिल्कुल सही। आकुंचन मतलब होता है संकुचित होना, किसी चीज का सिकुड़ जाना, और प्रसारण मतलब होता है किसी चीज का प्रसार हो जाना। ठीक है, तो बी वाला तो सही है। अस्थावर का चंचल नहीं होता है, अस्थावर का आपने पढ़ा होगा मेरे भाई जंगम। क्या पढ़ते हैं आप, जंगम। और सन्मुख का उन्मुख नहीं होता है मेरे भाई, सन्मुख का होता है विमुख। क्या हो जाना, विमुख। जैसे सन्मुख का मतलब होता है हम आपके सामने होकर बात कर रहे हैं, और विमुख का मतलब हो जाता है हम आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, मतलब पीठ दिखा के बात कर रहे हैं। तो ये सन्मुख का विमुख होना चाहिए था, उन्मुख नहीं। इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। आ जाओ भाई, सबसे प्यारा क्वेश्चन है, सबसे प्यारा जो है कि पैराग्राफ है, मतलब कि पैराग्राफ में आपके अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना तो गलत है। 12 से 16 क्वेश्चन तक, यानी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, और केवल कितने मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 लाइनों में। पढ़ते हैं एक एक करके। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति भी भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत और आनंदमय बना सकता है। कैसी धरोहर होनी चाहिए, सांस्कृतिक धरोहर होनी चाहिए। हमारी संस्कृति क्या कहती है, वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। यही तो हमारी संस्कृति कहती है। गुरुओं का सम्मान करना, बड़ों के साथ प्यार से बात करना, छोटों को प्यार देना, और साथ ही साथ माताओं और बहनों के साथ शिष्टाचार से पेश आना। शिष्टाचार मतलब सही तरीके से उनसे बर्ताव करना। यही तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, और यही जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारे भारत को सजे हुए है हजारों साल से। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर होता है। बिल्कुल, सभ्यता का निर्माण ही संस्कृति के नींव पर होता है। सभ्यता का निर्माण क्या होता है, जो मौलिक होती है, या यूं कहें कि जो फिजिकली होती है, जो दिखती है। जैसे आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोड बना दी, बिल्डिंग्स बना दी, नदी नाले झरने सबका निर्माण कर लिया, ये सभ्यता है हमारी। जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता में क्या हम पढ़ते हैं कि वहां पे सड़कों जो है कि समकोण पे काटती थी, पानी की व्यवस्था अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, बीमारी से बचने का था, व्यापार अच्छा था। ये हमें सभ्यता दिखती है, लेकिन संस्कृति उसकी नींव होती है। तो दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है। मतलब जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जाए। जरूरी नहीं है कि आप हिमालय की गोद में जाके तपस्या करो, जरूरी यह है कि आप जिस समाज में जहां रह रहे हो वहां पर अपने कर्तव्यों का पालन सही दिशा में करिए, सही तरीके से करिए, ताकि लोगों को कोई क्षति ना पहुंचे। यही जो है कि आपके जीवन को उन्नत बनाने का नाम है, और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम ही सभ्यता है। तो हमारी सभ्यता किस पे निर्भर करेगी, हमारे व्यवहार पे, हमारे कार्य पे, हमारे एक्शन पे करेगी। ठीक है, किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल भाई, हमारा भारत जो है एक मिश्रित भौगोलिक सीमा रखता है। उत्तर में सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, प्राकृतिक हरियाली है, दक्षिण में महासागर है जो है कि एक बड़ी सभ्यता देता है, और पूरा पश्चिम में भी जो है कि स्थलाखंड है जहां से हमारी सभ्यता का निर्माण होता है। तो हमारी भौगोलिक परिस्थिति भी यहाँ पर बहुत बड़ा निर्माण करती है। अब आ जाते हैं गद्यांश पे। तो गद्यांश समझ में आ गया। अब देखो, इसका जो शीर्षक है, बहुत बच्चे कहते हैं सर शीर्षक नहीं निकालना आता है। देखो, अगर हम बात करें इस पूरे गद्यांश में जो फोकस किया गया है, राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं संस्कृति पर फोकस किया गया है। अगर आप अपने जीवन पे संस्कृति को आधार बनाते तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। तो राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान, राष्ट्र के विकास में प्रकृति का योगदान, राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। तो एक एक करके पहले गलत चीजें काटो, जिससे सही आंसर पे आप पहुंच जाओगे। क्या पैराग्राफ में कहीं विकास में परिस्थिति की बात की गई है? क्या पैराग्राफ में प्रकृति की बात की गई है? क्या पैराग्राफ में सभ्यता की बात की गई है? जी सर, सभ्यता की भी की गई है और संस्कृति की भी की है। लेकिन पैराग्राफ पढ़ने से यह समझ में आ रहा है कि सभ्यता को भी संस्कृति के आधार पर खड़ा किया गया है, अर्थात संस्कृति को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। नहीं तो पहली ही लाइन में लिखा है राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर प्रगति करता है, यानी संस्कृति के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति कर सकते हैं? भैया संस्कृति के बल पर प्रगति कर सकता है। जो पैराग्राफ में कहा गया वही आपको ले लेना है आंसर। अगला प्रश्न है यहां पर,
प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति, वहां की कलात्मक परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति, औद्योगिक परिस्थिति। तो पैराग्राफ की लास्ट की 2 लाइन याद करो, उसमें कह रहा था भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है? संस्कृति का हुआ है जनाब, सभ्यता का हुआ है जनाब, परिस्थिति का हुआ है, लेकिन प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रकृति शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक है, आप देखो ना, परिस्थिति यहां पे दिख रहा है, भौगोलिक परिस्थिति किया गया है। अब बताइए, इतना इजी है यार, 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 5 क्वेश्चन आपको फ्री में मिल रहे हैं पैराग्राफ से। अब वो भी आप गलत कर देते हो, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है आप लोगों की ज्यादातर। चलिए आगे देखते हैं। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, यही तो हमें लाइन कही गई थी। यही लाइन कही गई थी कि नहीं कही गई थी? आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। चलो आगे देख लेते हैं अब यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, ये बोली हर साल एक आती है। इससे पहले वाले में हमने ब्रज भाषा को पढ़ा था जो सौरसेनी से बनी थी। यहां इस बार पूछ लिया अवधि को, ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से, क्योंकि अवधि बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, जो सामान्यतः कहां से, मतलब कि पूर्वी हिंदी और बघेली और छत्तीसगढ़ी इन सभी के रूप में जो है कि आधुनिक भाषाएं भी आई हैं। अवधि जो बोली जाती है कहां बोली जाती है? फैजाबाद, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, ऐसे रीजन्स में अवधी भाषा बोली जाती है जो अवध के नाम से होती है। अवध आपने 1857 में पढ़ा है, 1857 की क्रांति में अवध, वही अवध का पूरा विस्तार। भगवान श्री राम भी हमारे अवधी क्षेत्र में ही थे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में, एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो भैया आपसे पूछ रहा है कि अशुद्धि के बारे में बताइए। चलो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? आप कहोगे सर गलत हो गया ये तो स्टेटमेंट, यहां पर ही बच्चों ने गलती की है। मैं हकीकत बता रहा हूं, ये 2023 का पेपर है सर, क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं प्रश्न में, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। बच्चे लगाए और चले आए। लेकिन मेरे भाई, प्रश्न आपसे पूछ रहा है व्यंजन वर्ण, प्रश्न के नेचर को समझना जरूरी है, नहीं तो आप कितना भी रट के आ जाओ नहीं सही होगा। व्यंजन वर्ण में पूछ रहा है ना अशुद्धि, आपसे विराम चिन्ह में थोड़े पूछ रहा है, चिन्ह चिन्हात्मक त्रुटि नहीं पूछ रहा है, व्यंजन वर्ण की पूछ रहा है। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, क्या सही लिखा है? बिल्कुल सर सही लिखा है। आगे देखते हैं, उसको उसे धोखा देकर लूट लिया गया। धोखा होता है या धोखा होता है? पहले ये बताओ मुझे, क्या कह रहा है, क्या शब्द होता है? धोखा, धोखा होता है न कि धोखा। क्लियर हो गया? और अब आप देख लो प्रश्न आपसे पूछा क्या था मेरे भाई, प्रश्न में पूछा गया था आपसे व्यंजन वर्ण, यानी कि व्यंजन लिखते समय कोई त्रुटि है न कि इसकी चिन्हवाचक की। तो यहां पे है तो ये भी गलत, लेकिन जब प्रश्न ही आपसे व्यंजन कर रहा है तो आपको यही लेना था, धोखा वाला। आगे आ जाओ, गंगा का पर्यायवाची नहीं है भैया, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देव नदी, देवों की नदी। त्रिपथगा, 3 पथों वाली। रवि तनया, रवि तनया। भगीरथी, भगीरथी। अब आ जाओ, देखो रवि तनया किसे कहता है? रवि यानी भगवान सूर्य की जो पुत्री होती है, तनया मतलब होता है पुत्री, रवि तनया उनको कहा जाता है। जबकि भगीरथ कौन थे? भगीरथ गंगा को धरती पर लेकर आने वाले थे, इसलिए भगीरथ कहा गया, त्रिपथगा कहा गया, देव नदी कहा गया। लेकिन अगर आप रवि तनया की बात करो तो यमुना का भी यह पर्यायवाची है और गंगा के ये पर्यायवाची सारे के सारे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? लोधांती, तो ये हो जाएगा भैया बुंदेली। ये तो मुझे भी नहीं पता था यार, चलो पढ़ लेते हैं। लोधांती बुंदेली बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। लोधांती बुंदेली के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। लोधांती बुंदेली की व्युत्पत्ति लोधी राजपूतों द्वारा बोली जाने से मानी, मतलब लोधी जो वंश थे, लोधी राजवंश, लोधी नहीं, लोधी की मैं बात नहीं कर रहा जो खिलजी वंश या लोधी वंश होते, नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं लोधी राजपूतों की बात कर रहा हूं। दूसरी ओर राठौर राजपूतों की अधिक संख्या के बीच उपभाषा के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण इसे राठौरी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट नाम भी याद रख लेना। विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? क्या विसर्ग का उच्चारण हम कंठ से करते हैं या ओष्ठ से करते हैं या अनुनासिक से करते हैं या तालव्य से करते हैं? तो इसका जो है मेरे भाई कंठ दे रहा है, ठीक है, इसका कंठ हो जाएगा। घोंगा बसंत, घोंगा बसंत का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अगर आप देखो व्यवहार या कुशल या वश में होना या बुद्धिमान या मूर्ख। बसंत तो अच्छी चीज है,
वसंत का मौसम, सावन का मौसम अच्छा माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। लेकिन फिर घोंगा का मतलब क्या होता है? यानी निरा खराब आदमी। जैसे कहते हैं यार कोई भोंदू हो गए हो क्या तुम, या तुम एकदम कहते हैं ना कि घोंगे आदमी हो, तुमको कुछ पता नहीं है कि क्या कहा जा रहा है क्या नहीं, तो यानी मूर्ख हो गया। बसंत तो हो लेकिन घोंगा बसंत हो, यानी मूर्ख आदमी हो। आगे देखते हैं, कह रहा है द्विरक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, द्विरक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। अब यहां पर देखो, आपकी भवदिया, अच्छा सदुपयोग, गजराज हाथी, अच्छी संगति। पहले आपको प्रश्न को समझना है मेरे भाई। ये मेंस में जो बच्चे पत्र लेखन कर रहे होंगे ना, उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जो मेंस के पेपर को करते हैं। देखो, द्विरुक्ति का मतलब क्या होता है कि एक ही अर्थ रखने वाले दो शब्दों का प्रयोग करना है। कितने? दो शब्दों का। जब आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हो कहीं पर भी, चाहे किसी भी विभाग के अधिकारी को लिखो, चाहे अपने स्कूल को लिखो, तो हम यहां पर एक शब्द लिखते थे पहले इंग्लिश में, योर सिंसियरली, ठीक है, इंग्लिश में लिख देते थे, ठीक है, टू द प्रिंसिपल करके जो है योर सिंसियरली। या हिंदी में भी आपका लिखते हैं तो आपका भवदीय लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आपका भवदीय। तो मेरे भाई एक ही शब्द लिखो ना, इसमें से दोनों का अर्थ तो सेम है, चाहे भवदिया लिख दो चाहे आपकी लिख दो, एक ही बात होगी। भवदी मतलब भी होता है आपका, तो इसलिए ये गलत है, द्विरुक्ति हो गया। क्या कह रहा है कि दोनों के अर्थ तो सेम है। गजराज लिखो चाहे हाथी लिखो, बात एक ही है, तो द्विरुक्ति गलत है यहाँ पे। अच्छा लिखो चाहे सदुपयोग लिखो, उपयोग करने के आगे अगर आप इसमें सद प्लस उपयोग लगा देते हो तो सद मतलब क्या होता है? अच्छा। तो अच्छा उपयोग कर रहे हो तो चाहे अच्छा लिखो चाहे सदुपयोग लिखो, कोई एक ही तो लिखोगे। लेकिन अच्छी संगति, अच्छी अलग हो गया, यहाँ पे संगति अलग हो गया। दुर्गति, संगति, विगति ये अलग हो गया और अच्छी अलग हो गया। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए डी ऑप्शन इज क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर पे। अगर हम देखते हैं 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पे तत्सम नहीं है। तीन शब्द ऐसे हैं जो तत्सम है। वानर, वानर बिल्कुल तत्सम है, क्योंकि वानर को आप तद्भव में क्या कहते हैं? बंदर कहते हैं हम लोग। छुर हो गया। क्षेत्र, क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? अब खेत कहा जाता है, तद्भव में खेत कहा जाता है, ठीक है। और छुर की अगर हम बात करें तो इसको जो गायों का खुर होता है ना पैर में, जैसे आपने देखा होगा कि खुर पका मुंह पका जो बीमारी होती है, जो गाय जानवर जितने भी होते हैं, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, भैंस हो गया, उनके जो पैर होते हैं उनके में खुर लगे होते हैं, जिसको हम लोग नाखून भी बोल सकते हैं उनके, ठीक। लेकिन खार ये जो शब्द है ये तत्सम नहीं है मेरे भाई, क्योंकि खार जो है कि आपका तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव हो जाएगा, या यूं कहें कि कोई शब्द भी नहीं कह सकते हो। तो बाकी के अर्थ पता थे, हमने निकाल दिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। देखो सबसे ज्यादा मेरा फोकस हिंदी पर है, कम्युनिकेशन पर है, कि कैसे आपकी ये चीजें सही कराई जा सके ताकि आप लोग भी पेपर में सही करके आओ। तो इसीलिए मैं उसको ज्यादा डिटेल से आपको समझा रहा हूं, जिससे आप प्रैक्टिस करते करते चीजों को समझ पाओगे कि हाँ इस तरीके से आंसर को चूज करना होता है। अब देखो यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। देखो पहली बात समझ लो, जब भी बड़े अधिकारी या बड़े पद से जब नीचे किसी चीज को दिया जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं प्रदान करना। लेकिन जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर दी जाती, मतलब कि छोटे पद या छोटे कद के लोग, या मतलब कि जिनका ओहदा छोटा है, वो अगर किसी बड़े लोगों को करते हैं तो भेंट दी जाती है। क्या? समर्पण किया जाता है, भेंट दिया जाता है, अर्पित किया जाता है। जैसे हम भगवान के सामने जब प्रार्थना करते हैं तो कहते ना कि भगवान सब तेरा है, हम तुम्हें तुम्हारा ही अर्पित कर रहे हैं, या हम तुम्हें भेंट देते हैं, ये हमारी भेंट स्वीकार करिए, या हम आपको समर्पित कर रहे हैं या समर्पण दे रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं? हम भक्त के रूप में होते हैं और भगवान हमसे बड़े हैं। लेकिन यहां क्या कह रहा है? छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। प्रदान मतलब एक तरीके से होता है ऑर्डर के रूप में। क्या छात्र प्रधानमंत्री के पद से बड़े हो गए? नहीं, ये हो सकता था कि प्रधानमंत्री ने छात्रों को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, इसीलिए जहां पर पद बड़े आते हैं वहां प्रदान होता है, जहां पे पद छोटा होता है देने वाला, अभिनंदन मतलब भेंट, अर्पित, समर्पण ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि क्यों गलत था पहला स्टेटमेंट। साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं होता मेरे भाई, घोर की जगह आपको लिखना है कि घनिष्ठ संबंध। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको घनिष्ठ लिख देते हैं। देखो ये वो छोटी छोटी चीजें जो हम लोग मेंस में सीखते हैं, मेंस में भी आता है ये सब। और मेंस में क्या होता है? बहुत बारीक तरीके से सीखा जाता है, क्योंकि वहां आपको खुद लिखना होता है, वहां कोई ऑप्शन नहीं होता है, एक स्टेटमेंट दे देगा, आपको सही करना है। यहाँ तो विकल्प है, मौका है, आप छांट सकते हो। तो ये घनिष्ठ भी लिखते हैं कुछ लोग, तो ये गलत होता है, घनिष्ठ होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था? ये घनिष्ठ होना चाहिए था। अब आगे देखते हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ठीक है।
देखो क्या कह रहा है, श्री कृष्ण के अनेकों कभी नहीं लगता है, हमेशा अनेक लिखा जाता है। अनेक का मतलब ही क्या हो गया कि ये प्लूरल में हो गया, अनेक मतलब ही बहुवचन हो गया, तो आपको अनेकों लगाना नहीं है अनावश्यक। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया, राइट। पानी पी लूं मैं थोड़ा। आवाज आ रही है अब? बिल्कुल आ रही होगी। चलो, आवाज और विजुअल क्लियर अगर हो तो बताइएगा, और अगर नहीं क्लियर है या कोई फेस पे लाइट पड़ रही है, वॉइस में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको चीजें समझा सकूं या मतलब उसे सही कर सकूं। चलो, यहां तक समझ में आ गया मेरे भाई। देखो, जो जो गलतियां थी वो मैंने बता दी हैं। अब आते हैं मेरे भाई इंग्लिश पे। देखो, इंग्लिश में अगर आपको करना है तो यार पैराग्राफ मैंने आपको बताया भी था इस वीडियो में। यूट्यूब चैनल पर आइए और यहां देखोगे आप कि कैसे सी सेट को कंप्लीट करना है। ये देख रहे हो आप एक वीडियो, यूपी पीसीएस करंट नहीं, करंट अफेयर्स है ये। तो मैंने सी सेट की आप लोगों के लिए एक वीडियो डाली थी, ये रहा। 40 दिन ये रणनीति कर लिया तो सी सेट यूपी पीसीएस क्वालिफाई पक्का। ये वाली वीडियो आप लोग देख लेना कि कैसे सी सेट में किन किन चीजों को फोकस करके आपको पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। 24 मिनट में पूरा डिटेल से मैंने बताया, पूरा लगभग 8 दिन पहले ये वीडियो डाली गई थी। अब आ जाओ, इंग्लिश पर भी मुझे फोकस करना है। कैसे? देखो, इंग्लिश में मेरे हाथ थोड़े तंग है, टाइट है। इसका मतलब क्या होता है कि इंग्लिश मुझे कमजोर आती है, या यूं कहे कि अब मुझे उतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी मुझे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आती थी, 12th के एग्जाम में आती थी। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आप इंग्लिश के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपको पैराग्राफ से प्रश्न निकालने। पैराग्राफ कितना कह रहा है? 26 से 30। मैं कहता हूं कि अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा ना तो कम से कम 2 प्रश्न इसमें डायरेक्ट मिल जाते हैं। डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन को देखा और वहां से मिलता जुलता आपको आंसर इजीली दिख जाए। थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आते रहनी चाहिए। बिल्कुल ही अगर आप इंग्लिश नहीं जान रहे तो शायद इंग्लिश का प्रश्न गलत कर जाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं, इस पैराग्राफ को पूरा हम पढ़ते हैं। वी इन इंडिया हैव अवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारी समस्याएं भारत में एक अलग ही तरीके की हैं। नो वन can deny that some of them are a serious nature and must be attacked with vigor and determination। मतलब कोई भी व्यक्ति इस चीज से मना नहीं कर सकता कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है प्रकृति के तौर पे या किसी भी तरीके से वो सीरियस होती जा रही हैं। आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिफाइंड क्लियरली। हमारे राष्ट्र के जो हित हैं यहाँ पे, और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया उद्देश्य। हमारे राष्ट्र के उद्देश्य क्लियर है। वी एम एट प्रोवाइडिंग एट एवरी सिटीजन विद द बेसिक नेसेसिटीज एंड कंप्लीट फ्रीडम टू लीड अ लाइफ ऑफ हिज और ओन चॉइस। मतलब कि हमारे जो उद्देश्य हैं, चाहे वो संवैधानिक उद्देश्य हो चाहे कानूनी उद्देश्य हो, वो बिल्कुल क्लियर है कि हम सभी को, यानी सभी सिटीजन मतलब जितने भी भारत के नागरिक हैं, हम उन्हें बेसिक नेसेसिटीज मतलब कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, ट्रांसपोर्ट, पानी, शौचालय, ये सभी चीज प्रोवाइड कराएं और कंप्लीटली वो फ्रीडम महसूस करें अपने जीवन को, चाहे वो हिज यानी लड़का हो चाहे हर मतलब लड़की हो, अपनी चॉइस से जीने के लिए। क्लियर हो गया यहां तक? We aim to create a democratic society, strong and free, in which every citizen, irrespective of his religious belief, will occupy an equal, honored place and be given full and equal opportunities for growth and services। यहां तक आइए, पूरा एक स्टेटमेंट। मतलब कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे कि हमारा जो उद्देश्य है, वी एम, हमारा उद्देश्य है कि एक ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ऐसा लोकतांत्रिक समाज हम क्रिएट करें जो मुख्य रूप से क्या हो, मजबूत होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। एवरी सिटीजन जो है कि अपने धर्म का क्या कर सके, अपने धर्म का पालन कर सके, और साथ ही साथ वो जितने भी ऑकवर्ड मतलब ऑक्यूपाई एंड इक्वल, हाँ इक्वल एंड सॉरी एन इक्वल और हर्ड प्लेस एंड बी गिवन फुल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड सर्विसेज। मतलब अपने विकास के लिए, अपनी सेवा के लिए इक्वली जो है कि अपॉर्चुनिटी यानी उनके लिए मौके उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट, वी एम एट एंडिंग अनटचेबिलिटी। मतलब हमें अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त करना है। एंड डूइंग अवे विद द प्रेजेंट
इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस एंड वेल्थ, मतलब जो हमारे स्वास्थ्य में लेकर, जो हमारे पद में लेकर, जो हमारे धन संपदा में लेकर भी जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज है, उन्हें भी हमें समाप्त करना है। वी आर अपोज्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, मतलब हमें कुछ लोगों के हाथ में जो धन का संकेंद्रण हो रहा है उसका भी विरोध करना है। जैसे आज भारत में 10% लोग जो टॉप मोस्ट 10% अमीर हैं, उनके पास पूरे भारत की लगभग 60% संपदा है, चाहे वो खनिज की संपदा हो, चाहे पैसे की संपदा हो, चाहे स्वास्थ्य की संपदा हो, ये सभी चीजें। तो ये पैराग्राफ अगर आप गौर करो तो ये पैराग्राफ कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहा है, एक उद्देश्य दे रहा है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है, हमें एक ऐसा देश बनाना है, हमें ऐसा बनाना है जहां पे नागरिकों को सारी सुविधाएं मिले, नागरिकों को बेसिक जो है कि असमानताएं जो क्रिएट हो रही है वो सारी समाप्त होनी चाहिए, नकारात्मक छवियां दूर हो जानी चाहिए। एक ओवरऑल कंप्लीटली समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं कि चलो कुछ बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे तो मुझसे बेहतर पढ़ेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम के बिल्कुल ही, जिनको इंग्लिश बहुत कम आती होगी, तो ये यार कुछ बेसिक शब्द है जो आपको सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक समाज हो गया, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राष्ट्रीय उद्देश्य हो गया, अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर ग्रोथ एंड सर्विसेज, मतलब अपना विकास और सेवा करने के लिए उपलब्धता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में जो कंसंट्रेशन हो रहा है वेल्थ का उसे रोकने के लिए। तो ऐसे शब्द तो यार पता होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश के क्वेश्चन कर पाओगे। अब आ जाते पैराग्राफ को, एक ओवरव्यू हमने ले लिया। लिख रहा है दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी अ पार्ट ऑफ, मतलब शीर्षक ही पूछ रहा है एक तरीके से कि ये क्या हो सकता है। अगर आप देखोगे अब पर्सनल लेटर, क्या ये पर्सनल लेटर है? क्या मैंने आपको लेटर लिखा है? क्या ये किसी के लिए बात की जा रही है? तो पूरे समुदाय के लिए की जा रही है ना। ऐसा लग रहा है कि ऐसी बात कोई एक राजनेता बोल रहा हो किसी मंच पे खड़े होकर, या कोई एक समाज सुधारक बोल रहा हो, यही तो बोल रहा है। तो पर्सनल लेटर तो है नहीं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पर भी संविधान की बात की गई क्या? कहीं पर किसी आर्टिकल की बात की गई क्या? ऐसा तो नहीं है। एक पर्टिकुलर आर्टिकल भी नहीं दिया कि आर्टिकल 15 की बात हो रही है, 17 की बात हो रही है, 18 की बात हो रही है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम एक पैराग्राफ वैसा ही पढ़ रहे थे। क्या अ बुक एंड पॉलिटिकल साइंस, क्या यह राजनीति विज्ञान की बुक थी कि जिसमें गवर्नमेंट की बात कर रहा हो, स्टेट की बात कर रहा हो, लेजिस्लेचर की बात कर रहा हो, जुडिशरी की बात कर रहा हो? क्या किसी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था? नहीं कर रहा था। नॉर्मली एक स्पीच थी, एक भाषण था। वो भाषण पान की दुकान पे बैठा व्यक्ति कत्था लगाते लगाते कर देता है, चूना लगा के करता है, चाय की टपरी पे खड़े होने वाले लोग चाय पे ज्ञान देते हैं। तो कहने का मतलब एक भाषण दे रहा था। तो सीधा सा आंसर आ गया सी। समझ में आ गया क्यों मैं कह रहा हूं यार कि पैराग्राफ से प्रश्न इंग्लिश से भी आप 5 में से एटलीस्ट 2 निकाल सकते हो। 2 ही निकाल लो भाई, 2 क्वेश्चन भी आपके काम के आ जाएंगे। तो निकालने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर? देखो यहां पे लिख भी रहा है कि यह जो गद्यांश है एक स्पीच यानी भाषण है। देखो प्रैक्टिकली मैं करके दिखा रहा हूं कि कैसे आपको निकालना है। अब यहां पर एक शब्द आ रहा था, द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज वैगर मीन्स। अब देखो इसका मीनिंग तो मुझे खुद भी नहीं आता, ऑनेस्टली बताऊं मुझे खुद भी नहीं आता। तो क्या मैं ऐसे प्रश्न को टच करूंगा? इंग्लिश कर रहा हूं, हिंदी नहीं कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत भी अर्थ निकाल लूंगा, नहीं। जब तक आप किसी क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे ना 2 ऑप्शन से, तब तक उस पर रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। 50% तो एलिमिनेट करके ही रखो। अब मुझे नहीं पता तो मैं ऐसे प्रश्न को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा, या फिर कोशिश करूंगा कि ये जिस जगह पर यूज किया गया है वहां पे समझूंगा दोबारा। क्या लिखा हुआ है यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या लिख रहा है कि वी इन इंडिया हैव अवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम्स, फुल स्टॉप, खत्म कहानी। नो वन कैन डिनाई दैट सम ऑफ देम आर ऑफ अ सीरियस नेचर एंड मस्ट बी अटैक्ड विद वेगर एंड डिटर्मिनेशन। शब्द पढ़ने से, सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं या जो हमारे नेचर हैं उन पे जो अटैक्ड हो रहा है वो विद वेगर एंड डिटर्मिनेशन हो रहा है, यानी कि विध्वंसक होने के साथ साथ हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ एक नकारात्मक शब्द है जो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो हम इससे संबंधित कुछ समझ पाएंगे। तो ऐसा कोई शब्द है क्या यहाँ पे? अगर हम देखें कि फिजिकल टेंशन, लूज टेम्पर, फोर्स या फोर्सफुलनेस ऑफ लैंग्वेज, तो थोड़ा बहुत दिमाग में आएगा यार कि लूज टेम्पर तो कुछ है नहीं, या तो फिजिकल टेंशन या फोर्स या फोर्सफुलनेस, तो हम यहां पे लगा देंगे बी ऑप्शन की भाषा का। चलो देखो यहां पे इसका हिंदी अगर मीनिंग जानोगे तो जोश, बल और शक्ति का समानार्थी होता है। अब देखो पिक आउट द रॉन्ग सेंटेंस, इसमें जो है कि एक गलत शब्द को उठाना है। 1 मिनट, 26 से 30, हाँ 26 से 30 तक जो है कि पैराग्राफ के प्रश्न होंगे। इसमें कह रहा है एक गलत स्टेटमेंट पकड़ना है, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर लाइक एनीवन एल्स। बात समझो कि कह रहा है कि जो इंडियंस की प्रॉब्लम्स हैं क्या वो किस सभी की प्रॉब्लम है, एनीवन एल्स कह रहे हैं, या फिर देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट नेशनल ऑब्जेक्टिविटी, क्या हमारे भारत में
एक मिनट, कह रहा है कि देयर इज अ नो अनसर्टेनिटी अबाउट अवर नेशनल ऑब्जेक्टिविटी। बिल्कुल कि हमारे जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं उनके बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है, यानी कि क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली लाइन में लिखा था कि वी इन इंडिया क्लियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ था हमारे देश के, तो भाई दूसरा तो सही है। आउट गोल, आउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अवर होना चाहिए। इज टू बिल्ड एन इंडियन फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल आर्थिक शोषण से भी तो हमें मुक्त करना है, कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ हाथों में जो केंद्रीकरण हो रहा है उसको रोकना भी है। फिर सम ऑफ आवर प्रॉब्लम्स कैन बी हैंडल्ड ओनली बी स्ट्रॉन्ग पीपल, बिल्कुल हमारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है कि जो मजबूत आदमी भी हमारी प्रॉब्लम्स को डील करता है, जिसको हम लोग राजनेता बोल देते हैं। अब यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है यही गलत दिख रहा है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर लाइक एनीवन एल्स, क्या सबकी प्रॉब्लम्स एक जैसी है या अन्य लोगों की तरह? नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। What is the synonyms of the phrasal verb doing away with? Use this passage। अब कह रहा है कि भाई इसका जो है कि आपको सिनोनिम्स बताना है। अब हमें लगता है कि सर हमें तो नहीं आ रहा है इसका, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली करने भी तो 75 क्वेश्चन ही है, 75 से 78। तो लास्ट के जो 22-23 क्वेश्चन छोड़ोगे वो कहां से छोड़ोगे? इनमें से भी तो छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप रिस्क लेना चाहते हो तो कर लो भैया। एबॉलिश हो गया, डूइंग अवे विद। अब यहां पर एबॉलिश मतलब होता है समाप्त कर देना एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज, बिल्कुल सीधा सीधा पैराग्राफ से कि ऑथर के अकॉर्डिंग हमारे देश का क्या नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। फेवर द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, क्या हम फेवर करने की बात कर रहे थे पैराग्राफ में? नहीं, उसको डिमोलिश करने की बात कर रहे थे, गलत हो गया। क्रिएट अनइक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, क्या हम अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब अनइक्वल का मतलब हो गया असमान रूप से उपलब्धता करेंगे सभी के लिए? नहीं मेरे भाई, अवसर की समानता होनी चाहिए। हमने पढ़ा अपने संविधान में प्रस्तावना में अवसर की समानता, असमानता नहीं, गलत है। एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, क्या एंड मतलब होता है समाप्त कर देना, दी एंड, पिक्चर समाप्त, ठीक है। तो क्या हम अपने देश की आर्थिक समृद्धता को समाप्त करेंगे? नहीं, ये भी नहीं कह रहा है, बल्कि प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि हमें प्रमोट करना है, प्रोत्साहित करना है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत स्तर पे स्वतंत्रता और समृद्धि या समृद्धि। तो बिल्कुल डी ऑप्शन इस क्लियर हो गया। तो कितना आसानी से ये आंसर निकल के आ रहा है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? चलो आगे देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, द डैश इज यूज्ड। आपको ये नहीं कहेगा कि सर मुझे इंग्लिश के पैराग्राफ नहीं करने आते। मैंने क्या कहा था सी सेट की क्लास में, अगर पहली लेक्चर देखी होगी जो मैंने अभी स्ट्रेटजी वीडियो दिखाई थी ये वाली, अगर जिसने भी ये वीडियो देखी होगी ये वाली सी सेट की, तो मैंने इसमें स्पष्ट कहा था कि भैया कैसे भी करके आपको इंग्लिश में क्या करना है, आपको इंग्लिश में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सही कर लेने हैं। और 4 क्वेश्चन अगर आपको पैराग्राफ से ही मिल जा रहे हैं ना, तो इनमें जो मिलेगा आगे के 5-6 क्वेश्चन में इंग्लिश में वो वेटेज होगा, अदरवाइज छोड़ सकते हो। 4 से 5 क्वेश्चन सही करने हैं। द डैश इज यूज्ड, यहां पे लिख रहा है टू इंडिकेट एन एबर्ट, स्टॉप आर चेंज ऑफ थ्रो और टू रिज्यूम और स्कैटर सब्जेक्ट। अब मुझे भी नहीं आ रहा है भाई, तो मैं या तो छोड़ूंगा या रिस्क लूंगा। तो चलो यहां तो ऑप्शन दे रहा है बोथ, यानी कि सी हो गया। एग्जाम हॉल में मुझे कैसे पेपर करना है वो चीज मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। दीपक हैज पेंचेट फॉर फाइन पोएट्री, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि ट्रेनिंग, डिजायर, बायस एंड लिकिंग, तो ये हो गया लाइकिंग हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन द एयर इंडिया कंसेशनल टिकट्स दीज डेज, मतलब कि जो एयर इंडिया है वो कुछ दिनों तक, या दीज डेज मतलब कि त्योहार के दिन चल रहे होंगे, दिवाली का दिन चल रहा होगा, रक्षाबंधन का दिन चल रहा होगा, आपको कंसेशनल मतलब छूट के साथ टिकट दे रही है। तो क्या लिखोगे, इज इशूइंग, इशूज, इशूड या हैव इशूड, बताइए। तो यहां पे इज इशूइंग मतलब कंटिन्यूअस, दीज टिकट्स, दीज डेज मतलब कि मान लो अभी 10 दिन के लिए लगातार जो है कि एयर इंडिया क्या कर रही है कि टिकट पे छूट दे रही है। तो दे रही है यानी कि छूट दे रही है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि इस समय कंसेशन दे रही है, तो प्रोसेस चल रहा है, तो आप ये लगा दीजिए सी। नेक्स्ट है आपका चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। समवन गेव हर बुलडॉग, क्या लिख रहा है, समवन गेव हर बुलडॉग। अब इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो अ बुलडॉग वाज गिवन टू हर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, डिड यू पेंट इट, क्या कितनी सुंदर पेंटिंग है, क्या तुमने इसको तैयार किया है, ये कहना चाह रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब एक खुशी जाहिर कर रहा है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहां पर डिड यू पेंट इट, अब पेंटिंग के बाद कहीं ना कहीं एक शब्द रुकना चाहिए था, पंक्चुएटेड पूछ रहा है, पंक्चुएटेड मतलब होता है जो विराम लगाना होता है, चाहे अल्प विराम लगाना होता है, चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाना होता है, चाहे क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ क्या ब्यूटीफुल पेंटिंग है, तो हम यहीं पर कुछ ना कुछ लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेटमेंट में, और यही आंसर आपको पहले मिलेगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेटरी सिंबल, और डिड यू पेंट इट, और क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में हो गया, बिल्कुल, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। यार बेसिक तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश देखो भाई पता होनी चाहिए। अब मैंने अगर कहा कि भाई मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो थोड़ा बहुत आता है, लिटिल बिट आता है, 10% 12%, अगर मेरा उसी से सी सेट में 4-5 क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो मेरे लिए वही बहुत है, मुझे पूरी इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, मतलब वो अपनी मिस्टेक को एडमिट कर रहा है, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, एडमिटेड मतलब होता है स्वीकार करना। तो आप इसको क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म द फॉर्म फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अगर रूल्स नहीं पता है तो शायद ये स्टेटमेंट आप नहीं कर पाओगे। तो यहां पर देख लेते हैं, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, मतलब वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ उसकी गलती हुई है या उसने कुछ गलती क्रिएट कर दी है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वन, choose the correct one which best express the meaning of the phrase of the underlined words. I am a like a cog in the wheel of his company, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं उस कंपनी का पहिया हूं, यानी बेस हूं एक तरीके से। तो भैया अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, इसको कह रहा है कॉग मतलब फालतू आदमी। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड, ये भी प्रश्न पूछता है। अब स्पेलिंग जो है कि मिस्टेक जो होती है उसको आपको देखना होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो रेजन, डिसीव, बिलीव, साइज, एटलीस्ट ये स्पेलिंग तो पता होगी लोगों को कि ये सही है कि नहीं है, तो हम यहां पे लगा लेंगे भाई कि ये मिसस्पेल्ड है, यानी कि गलत लिखी हुई है। आगे देखिए कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, आर सी क्या है, आर सी सी ई डी, भैया हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, सच बता रहे हैं, नहीं पता तो आगे बढ़ो, क्योंकि जब नहीं पता तो हमें वो क्वेश्चन रखना है ना कि हमें छोड़ देना है। क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की है आपने, जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कन्वर्ट होता है, थर्ड पर्सन कन्वर्ट होता है, सेड का आस्क्ड हो जाता है, टोल्ड हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से आप निकालो, क्या कहोगे, आई सजेस्टेड हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक, मैंने उनको सजेस्ट किया कि, क्योंकि लेटस का मतलब होता है जाने दो या चलने दो या गाने दो, तो यहाँ पे सजेशन हो गया, आई सजेस्टेड हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, मैथ और कम्युनिकेशन के प्रश्न मिक्स आएंगे, तो हम लोग जो जो प्रश्न कम्युनिकेशन के होंगे हम उस पर काम करेंगे। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। अब आप कॉमन सी बात समझो, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो आप समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रयास एवं त्रुटि करोगे, बिल्कुल। जो बच्चा होता है जब वो 2 से 3 साल के आसपास पहुंच जाता है और वो धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा होता है लगभग 7-8 साल तक, वो कोई भी काम करता है तो प्रयास तो कर रहा है लेकिन गलती हो रही है, फिर दोबारा करता है, फिर गलती होती है, फिर दोबारा करता है, यानी कि ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। तो यानी प्रयास भी कर रहा है, त्रुटि भी हो रही है, तो उसको सुधारेगा, बिल्कुल सही है। स्वतः शोध, स्वतः शोध या ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं इसको, जो बड़े लोग होते हैं जैसे हमारी और आपकी एज होती है, तो हम खुद अपने ऊपर समस्या का समाधान करने के लिए एनालिसिस करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं अपने माइंड में यार कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हम सोचते हैं, राइट। तो आप इसको स्वतः शोध कह सकते हो। एल्गोरिदम, बहुत सारे लोग कंप्यूटर का सहायता लेते हैं, एल्गोरिदम की सहायता लेते हैं, लेकिन प्रकार्यात्मकता स्थिरता नहीं होती है, जड़ता नहीं होती है, संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकार्यात्मक स्थिरता को समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग नहीं लाया जाता है, क्योंकि जो फंक्शनल फिक्सनेस होती है तब उत्पन्न होती है जब लोग किसी चीज या परिस्थिति के सामान्य प्रकारों पर स्थिर हो जाने के कारण समस्या के हल करने में विफल हो जाते हैं। मतलब जैसे हो जाता है कि एक तरीके स्टीरियो टाइप हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं।
चलो शुरू करें। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है मेरे भाई। इसका कोई लिखित उत्तर नहीं मिलेगा किसी किताब में, कोई एक टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको समझना है यार कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रयास और त्रुटि तो अक्सर हमने सुना है, स्वतः शोध हो गया, एल्गोरिदम साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो एक यही तो बच रहा है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे मैथ का प्रश्न है जिसको आपको करना है। चैप्टर में ध्यान रखना कि एलसीएम एचसीएफ करना सीख लीजिए, क्योंकि इससे हर साल एक प्रश्न आता है। पिछली साल भी आया था, इस साल भी आया है। तो कहने का मतलब हो गया कि आपका एलसीएम एचसीएफ का सवाल आना ही चाहिए। आपको कैसे करना है पूरा रूल्स इसका सीख लीजिए। मैं यहाँ पे इस सवाल को नहीं कराने वाला हूं, बस इसका रूल्स आपको पता होना चाहिए और आप निकाल ले जाओगे। अब आ जाओ, अच्छा प्रश्न है। पराभाषा पैरा लैंग्वेज संबंधित है। पहले तो ये समझो पैरा वर्ड किसके पीछे यूज किया था। अगर आपने सुना होगा, करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हो ना, पैरालंपिक और एक होता है ओलंपिक। ठीक है, जब हम ओलंपिक की बात करते हैं कि ओलंपिक खेल खेलने जा रहे हैं, तो ओलंपिक का मतलब होता है कि इसमें वो व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, जिसके हाथ पैर आंख नाक कान सब पूरी तरीके से स्वस्थ है। लेकिन पैरा जब वर्ड लग जाता है तो पैरा का मतलब होता है कि दिव्यांगता, उस शरीर में उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ दिव्यांगता है, चाहे वो आंख से कम देख पा रहा होगा, कान से कम सुन पा रहा होगा, बोलने में असमर्थ होगा, चलने में शारीरिक रूप से अक्षम होगा, यानी कि पैर में कोई बीमारी होगी या हाथ में या ब्रेन में कुछ भी XYZ। तो पैरा वर्ड उनके लिए प्रयोग किया जाता है जो दिव्यांग होते हैं। उनकी भाषा कैसी होगी, तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि पैरा लैंग्वेज सर, पैरा लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। क्या अधोगामी संप्रेषण से, अधोगामी मतलब डाउन टू टॉप होता है या टॉप टू डाउन होता है, बॉटम होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो अधोगामी मतलब नीचे जाता हुआ, अर्थात यहां पे मान लो डीएम बैठा हुआ है, डीएम ने ऑर्डर दिए एसडीएम को, एसडीएम ने ऑर्डर दिए तहसीलदार को, तहसीलदार ने ऑर्डर दिए सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ने ऑर्डर दिए नीचे, तो ये क्या जा रहा है, अधोगामी। तो यार ये तो हुआ ही नहीं संप्रेषण, ये तो मूक बधिर के लिए कोई संबंध नहीं होता है। अंतःवैयक्तिक कौशल से, अंतःवैयक्तिक और एक होता है अंतर्वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक होता है जब हम शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं आज मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ, आज मैं जो है कि बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मुझे शादी में जाना है, या फिर आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप प्रोफेशनल कैसे हैं, आप क्या करते हैं, ये सारी चीज। तो इसमें खुद से वार्तालाप होती है, और खुद से वार्तालाप तो जनरली हम मन में करते हैं, तो इसे भी नहीं मानेंगे। अवाचिक संप्रेषण, दो प्रकार के संप्रेषण होते हैं मेरे भाई। एक संप्रेषण होता है वाचिक, वाचिक मतलब होता है जहां पे बोला जाता है। वाचिक का मतलब क्या होता है, जहां पे बोला जाता है, यानी कि बोलकर संप्रेषण करना। और एक होता है अवाचिक, अ मतलब नहीं बोलना, नेगेटिव अर्थ देता है हिंदी में, तो अवाचिक। तो यहां पे मैंने क्या होता है, पैरा लैंग्वेज, बहुत सारे लोग जो हाथों से सिंबल से बात करते हैं, ये क्या है, ये पैरा लैंग्वेज है। हम और आप नहीं समझ पाएंगे, कॉमन सी बात समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसे इशारे कर रहा है मतलब उसे भूख लगी हुई है, पेट सहला रहा है मतलब उसे भूख लग रही है, वो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है यानी सर में दर्द हो रहा है उसके, अगर उसे ऐसे जग जग का इशारा कर रहा है तो नहाने की बात कर रहा है। तो ऐसे हम कुछ बातें तो समझ सकते हैं, लेकिन सारी बातें नहीं समझ सकते उनकी, अर्थात पैरा लैंग्वेज हो गया अवाचिक संप्रेषण। राइट, क्लियर हो गया। देखो यही चीजें मुझे आपको समझानी है, जो आपका अक्सर ये पोर्शन वीक होता है। हाँ, जो लोग टीचिंग डिपार्टमेंट में होंगे उनका ये पोर्शन ठीक होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सीटेट में और यूपी टेट में या फिर नेट जीआरएफ में ऐसे प्रश्न आते हैं। पढ़ लेते हैं इसको कि पैरा लैंग्वेज अवाचिक संप्रेषण समझता है ऐसी अशाब्दिक क्रिया जो मौखिक शब्दों के समझने में सहायता करती है। पराभाषा कहलाती है, वोकैलिक्स भी कहलाती है, इसको हम वोकैलिक्स भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में बोलते समय हम अक्सर अपने बोलने का लहजा, उच्चारण, आवाज के उतार चढ़ाव बदलते हैं, कम धीमी आवाज में बोलते हैं, तभी कभी चिल्लाकर, तो कुछ शब्दों पर विशेष जोर देते हैं। ये सभी क्रियाएं पराभाषा के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि अशाब्दिक वाली क्रिया को मौखिक रूप में समझने की है। चलो अब यहां पर बात करते हैं समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया है। तो भैया जब समाधान किया जाता है समस्या का, तो ये जो जितने भी लोग हैं ना, ये साइकोलॉजिस्ट है, मतलब साइकेट्रिस्ट भी कह सकते हो या मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हो। तो इन्होंने अप्रत्यक्ष पथ की समस्याएं के रूप में बताया कि समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा अप्रत्यक्ष पथ समस्या का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं, कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अनौपचारिक और औपचारिक दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है मेरे भाई औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम प्रोफेशनल की तरह बात करते हैं, अर्थात जहां पे हम किसी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी पारिवारिक रूप में शब्द नहीं करते। जैसे मान लो कि मैं जिस डिपार्टमेंट में हूं, मैं अपने सुपरवाइजर या अपने से ऊपर अधिकारी जो है, मैं उनके सामने जाके ये तो नहीं कहूंगा और यार कैसे चल रही है पढ़ाई, और प्रशासन कैसा चल रहा है, विभाग ठीक चल रहा है कि नहीं, कोई काम हो रहा है कि नहीं। तो
एक मिनट, एक कॉल आ रही लग रहा है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो समझ में आ गया। हाँ, इसकी मैं बात कर रहा था आपको कि औपचारिक और अनौपचारिक, तो हम वैसे तो बात नहीं कर सकते। अच्छा, अनौपचारिक में क्या होता है, हम लोग घर में बात करते हैं, कभी मम्मी से जो है कि बात करते हैं, भैया से, भाभी से, दीदी से, बहनों से, भाई से, पापा से, दोस्तों से, सबसे बात करते हैं। तो अनौपचारिक होता है जहां पे आप किसी भाषा में फॉर्मेलिटी की बात नहीं करते हो, आप लगा के नहीं बात करते हो, और तो क्या कर रहा है भाई, बढ़िया, चल खाने पीने चलते हैं, तो इस तरीके की बातें हम बात करते हैं जब, तो वहां पे अनौपचारिक शब्द हो जाते हैं। तो हम अनौपचारिक में गपशप भी करते हैं अपने दोस्तों से, और संभाव्यता भी होती है, और समूह में भी बात करते हैं। लेकिन सर्कुलर जो कि परिपत्र होता है, जो मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे या जिन्होंने मेंस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तो वो जानते होंगे सर्कुलर क्या होता है। जब भी हम सरकारी पत्र को एक साथ कई विभागों को भेजते हैं तो वो परिपत्र हो जाता है। जैसे कई बार ऐसे लेटर देखे होंगे आपने, समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिव का लेटर आया है, समस्त जिलाधिकारी आपके जिले में जो है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सूचना चल रही है, मतलब योजना चल रही, उसके बारे में रिपोर्ट दिए, तो समस्त जिलाधिकारी, समस्त प्रधानाचार्य, समस्त स्कूल, जब ये वर्ड लग जाता है ऑल, समस्त, तो परिपत्र का रूप धारण कर लेता है, और ये फॉर्मेलिटी, मतलब ये फॉर्मल लेटर होता है, औपचारिक पत्र होता है, तो इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मल लेटर हो गया। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, आगे देखते हैं। आगमनात्मक तर्क पर आधारित है। आगमनात्मक, क्या पहले आप एग्जाम्पल लेते हो फिर उसको थियरी पे सेट करते हो, क्या आप पहले थियरी पढ़ते हो फिर उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में सेट करते हो। जैसे एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल है कि सारे कौवे काले होते हैं, कैसे पता, या तो आपने कौवों को देखा पहले बारी बारी से, फिर एक लॉजिक बनाया यार कि मैंने कई जगह देखा कौवे काले ही होते हैं, तो आपने एक सिद्धांत बना दिया कि सारे कौवे काले होते हैं। या फिर आपने पहले पढ़ लिया था किसी किताब में, और आप जगह जगह जाके ढूंढ रहे हो कि यार यहाँ भी कौवा काला, वहां भी कौवा काला, रसिया में भी काला, चीन में भी काला, इसका मतलब थियरी जो मैंने पढ़ी है वो सही पढ़ी है। तो आगमनात्मक में जो होता है मेरे भाई, विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत की ओर जाते हैं। विशिष्ट मतलब पहले आप एग्जाम्पल देखते हो, कौवा भी काला, कोयल भी काली, हम पूरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं, तो हम सामान्य सिद्धांत बनाते हैं कि भैया कौवे काले होते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। और जबकि जो निगमनात्मक तर्क होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। एल्गोरिदम एक प्रकार का क्या है। अब देखो, एल्गोरिदम की अगर मैं बात करूं तो ये साइंस का बेस्ड प्रश्न एक तरीके से, ठीक है। एल्गोरिदम की अगर हम बात करते हैं तो मैंने ऊपर बताया था, एल्गोरिदम क्या ये यांत्रिक समाधान का है, व्यवहारिक नियमन का है, ठीक है। और आगे पढ़ लेते हैं, है तो वैसे ही यांत्रिक का, लेकिन ऑप्शन और देख लेते हैं कि और क्या दे रहा है, साधन साध्य विश्लेषण या स्वतः शोध का। तो भैया एल्गोरिदम एक मशीन का काम करता है, एल्गोरिदम एक प्रकार का यांत्रिक समाधान है, या निर्देशों का एक सेट होता है, इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है, जो किसी समस्या को हल करने की पूरी प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसका प्रमुख लक्ष्य अपेक्षित परिणाम, एक्सपेक्टेड आउटकम देना होता है। इनमें कोई निरंतर स्टेप्स होते हैं जिनके समाप्त होने के बाद ही आउटपुट आता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, यूट्यूब का एसईओ हो गया, ये सभी चीजें क्या होती हैं, सब एल्गोरिदम पे काम करती है। एआई पूरा हमारा एल्गोरिदम पे काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, जिसको आप अल्फाबेटिकली एबीसी, फिर 6 ईएफजी 210 आईजेके, तो इसको इस पैटर्न से आपको समझना है, ठीक है। मैं रीजनिंग आपको तो कराऊंगा नहीं, मैं तो बस आपको बताया कि आपको क्या क्या चीजें मुझे करानी है। किसी कोड भाषा में एलसी को 6 लिखते हैं, टीई को 10 लिखते हैं, तो भैया निकालो जो है कि पीडी का मतलब क्या है, माइनस है कि स्क्वायर है कि रूट है, जो भी है आप इसको निकालिए। फिर नीचे दी गई श्रृंखलाओं में अगला अंक क्या है, 1 0 5 8 17 24, इस तरीके की श्रृंखला। हाँ, आ जाइए, अगले प्रश्न है आपका 51 नंबर का प्रश्न। आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि आपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से प्राप्त होती, तो उसे किस रूप में जाना जाता है। अब जैसे मान लो आप किसी चीज के बारे में कोई जानकारी रखते हो, और आपको अब जब कोई नई जानकारी मिली है, वो उससे बिल्कुल अपोजिट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप गांव के रहने वाले थे, आपने गांव में अपने घर में बेटियों को, बहनों को, माताओं को काम करते हुए देखा, अपने गांव समाज में देखा कि यार फलाने की जो है कि घर में बेटी या बहू या बहन किस तरीके से काम कर रही है, तो आपका एक माइंडसेट बन गया है कि लड़कियों को पढ़ाई के लिए बस 12 तक पढ़ाना है, फिर चूल्हा चौका में झोंक देना, शादी ब्याह करो, घर जाए, अपना ससुराल संभाले। ये आपने देखा है। लेकिन जब आपको तैयारी करने के लिए, यूपीएससी करने के लिए भेज दिया गया दिल्ली मेट्रो सिटी में, लखनऊ, इलाहाबाद, बॉम्बे, और आपने वहां देखा है कि लड़कियों की उम्र 25 30 32 साल होती जा रही है, और आज भी वो पढ़ाई कर रही हैं, आज भी वो जो है कि पीजी में खाना खा रही हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा रही हैं, हाफ पैंट में घूम रहे हैं, हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, या फ्रेंकली बाल खुले हुए हैं, हर तरीके के सेम इसी तरीके से। तो आपका क्या हुआ, आंतरिक जो मूल्य था ना वो टकराने लगा।
यार मैंने तो गांव में ऐसा तो नहीं देखा था, शहर तो बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि आपकी सोच पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। आपने एक सीमित दायरा बना रखा था जो आपकी नॉलेज की विसंगति थी। किसकी विसंगति? तो है संज्ञान की, यानी नॉलेज की, क्योंकि आपका दायरा पहले गांव में था। जब आप तैयारी करने दिल्ली जैसे शहर में आए, मेट्रो सिटी में, तो आपने उसका एक अलग रूप देखा। तो इसका मतलब हो गया कि जब भी आपके सामने एक आंतरिक तनाव उत्पन्न होता तो आप यही करोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे भाई? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। यदि किसी तीन प्राकृतिक है तो मैथ का प्रश्न है। चलो, हाँ यहां पे देखो एक और प्रश्न है आपका ये। यदि किसी प्रयोज्य, प्रयोज्य मतलब होता है उद्देश्य या प्रोजेक्ट, किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहा जाता है? अब मान के चलो कि अगर आपसे कोई प्रश्न का दिया जाता है, अगर आपसे कोई सवाल दिया जाए, ठीक है, और आप क्या करोगे, उस प्रश्न का समाधान अपने पूर्व अनुभव पे करोगे। ठीक है, कई बार होता है एग्जाम में आप प्रश्न करने जाते हो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। अब जैसे कोई प्रश्न का उत्तर आपको डायरेक्टली तो नहीं पता, लेकिन आपने पढ़ा भी नहीं था, पिछले कुछ सालों में या कुछ किसी समय पे आपने किसी प्रैक्टिकल के रूप में देख लिया या किसी अनुभव के रूप में देखा, तो आप जब उसका प्रयोग करते हो तो उसे कहा जाता है मेंटल सेट या मानसिक विन्यास कहा जाता है उसको। यहां पर देखोगे ये होता है आंसर, इसका मानसिक विन्यास कहते हैं। यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसको मानसिक विन्यास या मेंटल सेट कहते हैं। मानसिक विन्यास आमतौर पर किसी समस्या के सबसे परिचित समाधान के साथ रहने और विकल्पों को हठपूर्वक अनदेखा करने के लिए मस्तिष्क की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। मान लो आपको कोई प्रश्न दिया गया और आपने जो है कि 3-4 ऑप्शन भी दे रहे हैं, लेकिन नहीं, आप कह रहे हो यार ये काम तो मैंने पहले कर रखा है, मुझे ऑप्शन देखना ही नहीं है, मुझे आता है करना, और आप करने लग गए। तो यही होता है कि ऑप्शनों की भी जो है कि विकल्पों की भी क्या होती है, हठपूर्वक अनदेखा कर दिया जाता है। आगे, प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में उत्पन्न करती है क्या? ये अभी आपने ऊपर ही पढ़ा था यही प्रश्न, कि जब आपकी फंक्शनल फिक्सनेस हो जाती है, फिक्सनेस मतलब कि आप कुछ नया नहीं सोच पाते हो, आपका दायरा सीमित हो जाता है, तो ये आपके समस्या समाधान में बाधा पैदा करता है, कुछ नया सीखने का मौका ही नहीं देता है। तो ये क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ये तब उत्पन्न होती है जब लोग किसी चीज या परिस्थिति के सामान्य प्रकारों पर स्थिर हो जाने के कारण समस्या को हल करने में विफल हो जाते हैं, यानी ये बाधा पैदा करता है। फिर अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग है, घड़ी का प्रश्न है, ये भी एक रीजनिंग का प्रश्न है। हाँ, और देख लेते हैं, जहां रीजनिंग का प्रश्न होगा या मैथ का प्रश्न होगा ये आपको खुद करना है। चलो, एक ये लॉजिकली जो है कि एक प्रश्न देखते हैं, इसमें 2 तर्क हैं। पहले प्रश्न में कूट के हिसाब से दिया है क्या? नहीं, कूट के हिसाब से नहीं दिया है, इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है। प्रश्न दिया है, कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट आपके सामने एग्जामिनर ने रख दिया। अब आप ये मत कहो सर ये गलत है, गलत है, कुछ नहीं, जो ऑप्शन दे रहा है उसी में से आपको आंसर चूज करना है, इसमें आपको अपनी लॉजिक नहीं लगानी है। हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बात तो सही है यार, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कॉलेज के बच्चों को अपने लिए भी तो स्टैंड लेना चाहिए ना। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से तो सही नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ये बात अच्छी है, लेकिन अगर उनका शोषण हो रहा है, अगर उनके अधिकारों की बात वहां कोई नहीं कर रहा है, अगर उनको जबरदस्ती जो है कि किसी गलत तरीके से ढकेला जा रहा है, तो बात तो उठानी पड़ेगी, और उठाने के लिए आपको सामाजिक मंच, राजनीतिक मंच, आर्थिक मंच का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत। हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए अब जंग का मैदान बनते जा रहे हैं, इसलिए हम अगर राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो राजनेता हो रहे हैं ना, युवा राजनेता जिसे कहते हैं, गमछा डाले, तिलक लगाए, चश्मा पहने और बन गए युवा राजनेता। ठीक है, विधायक जी ने एक तो बल्कि फोन कर दिया, कई सारी रील्स चलती ना कि जाके हमारे यहाँ सब्जी पहुंचा देना, तो कहते हैं कि आज विधायक जी से मिलने का शुभ अवशेष प्राप्त हुआ। तो ये यार, ये राजनीति हमें ना दिखाओ। मैं खुद अपनी बीएचयू यूनिवर्सिटी में राजनीति कर चुका हूँ, वो राजनीति का दौर एक अलग था, अब तो चमचागिरी वाली राजनीति आ गई है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं, इसलिए हमें राजनीति बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का माहौल बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इसलिए दूसरा तर्क बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए का मतलब हो गया यहाँ पे दूसरा तर्क बिल्कुल प्रबल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है आयत चित्र में। अच्छा, ये तो अलग चीज है, मैथ के प्रश्न आ रहे हैं। देखो, करने को यहाँ पे हम मैथ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैथ नहीं करूंगा तो फिर मेरा खुद का जो है कि प्रश्न कैसे सही हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे केवल आपको मेन कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बता रहा हूं। जो लॉजिक रीजनिंग वाले आप प्रश्न अक्सर भूल जाते हो, या यूं कहें कि कम्युनिकेशन वाले। कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? बताओ, समस्या का समाधान करने के लिए, जो पशुओं के समाधान के लिए कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकते हो? पहेली मंजूषा, अप्रत्यक्ष पद समस्या, एनाग्राम्स, दोहरी क्रमांतरण समस्याएं। अब देखो, यहाँ पे अगर आपको किसी बच्चे को सिखाना है तो आप पहेली के रूप में सिखा सकते हो,
कि एक गाय है जिसके 4 पैर हैं, जो कि एक पूंछ है, दूध देती है, सफेद रंग का है, तमाम चीजें हैं, तो आप किसी समस्या का समाधान वहां से निकलवा सकते हो। फिर अप्रत्यक्ष पद समस्या यानी इनडायरेक्ट कुछ प्रॉब्लम्स उनके सामने क्रिएट करो, लेकिन एनाग्राम्स का उपयोग इसमें नहीं किया जाता, क्योंकि एनाग्राम शब्दों का एक खेल है जिसमें किसी शब्द या वाक्यांश के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक नया शब्द या वाक्यांश बनाना होता है। सिंपल सी बात है कि आपको रीजनिंग में कई बार आप देखोगे रीजनिंग में क्या दिया जाता है, ए दे दिया, बी दे दिया, एस दे दिया, एच दे दिया, सी दे दिया और आई दे दिया और कह दिया कि इनसे एक शब्द बना दो। अब जो शब्द बन सकता है, वैसे देखा जाए तो इनसे जो शब्द बनेगा BASIC बेसिक, ये शब्द बन जाएगा। तो इससे पशु की समस्या का कहां समाधान हुआ? ये तो एनाग्राम्स मतलब शब्दों का खेल है, अक्षरों का खेल है। अक्सर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को खिलाया जाता है ये खेल। सॉरी, समझ में आ गई मेरी बात? चलो, अब यहां पे रीजनिंग का सवाल है, कैलेंडर का सवाल है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हो गया। समझ में आ रही मेरी बात भाई प्यारे बच्चों? अच्छा, एक आप लोगों से कमेंट करवाना है यार, एक कमेंट करिएगा आप लोग कि आप लोगों को बुलाने के लिए मुझे कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बच्चा शब्द यूज करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे भी बड़े हैं, सम्मानित हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, तो मैं ये शब्द प्रयोग नहीं। अच्छा, समझ में आ रहा है भाई, ये मैं वर्ड यूज करता हूँ तो ऐसा लगता है लड़कियों को कि सर हमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो एक ऐसा वर्ड दीजिए जो मुझे लगना चाहिए कि हाँ मैं यही बताते चलूँ। चलो आगे देखते। मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है। कह सकते हो सर बिल्कुल उपयोगी है, और क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता है। देखो, उपयोगी संचार है ये इसलिए है कि ताकि व्यक्ति आसानी से समझ जाए। अब आप अगर यही प्रश्न या यही चैप्टर कम्युनिकेशन का चैप्टर है, आप किताब से पढ़ लो, जहां पे किताब बोल नहीं रही है, आपको खुद दिमाग लगाना है, आपको खुद दिमाग लगाना है कि किस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर समझ सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो चीजों को आप जल्दी समझ पा रहे हो, तो मौखिक संचार हमारा ज्यादा बेहतर हो रहा है, राइट। और मौखिक संचार इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं होता है, ये गलत बात है। इसीलिए जितने भी विभाग में जब आप शामिल हो जाओगे, जब आप विभाग में अधिकारी बन जाओगे, तो आप कोई भी काम करोगे ना, तो उसे रिटन फॉर्म में रखोगे, क्योंकि कल को कोई व्यक्ति मुकर जाए कि सर आपने तो आदेश दिया था, नहीं नहीं मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया, इसलिए रिटन फॉर्म में किया था। तो देखो, उपयोगी संचार तो है, और ये बात भी सही है कि प्रमाण नहीं रहता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। क्या इसलिए उपयोगी माना जाएगा कि इसका प्रमाण नहीं है? ये तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन ये भी एक बात सत्य है कि भाई इसका प्रमाण नहीं होता है, इसीलिए आप इसका आंसर लगाओगे ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए उपयोगी नहीं है कि प्रमाण नहीं रहता। ठीक है, बात दोनों सही है अपनी जगह। अब यहाँ पे एक विक्रेता को 30 कलम बेचने का लाभ वगैरह ABCD ये। हाँ, एक और आ जाओ। देखो, एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना क्या कहा जाता है? संभाव्य समाधान का मतलब क्या होता है? अगर हमें पता है कि कोई समस्या है, तो देखो ये अटल सत्य है, इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में हर समस्या का समाधान है। फर्क ये है कि आप अगर उस समाधान तक नहीं पहुंच पा रहे तो ये आपकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह उठाता है, ये समस्या पे नहीं उठाता है। अगर कोई भी समस्या है दुनिया में, कोई भी प्रकार की समस्या है, उसका समाधान जरूर है। तो डिपेंड करता है कि संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास किया जाए। जब तक मुझे समाधान नहीं मिल जाता तब तक मैं लगातार प्रयास करूंगा, लगातार प्रयास करूंगा। तो इसको कहा जाता है प्रयास और त्रुटि। बच्चा क्या करता है? यही तो करता है। हम लोग नहीं करते, जनरली हम लोग उस एज में आ गए कि हमें प्रयास और त्रुटि करना नहीं होता, हम एक दो बार में क्लियर कर लेते हैं कि यार ये प्रयास करेंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन प्रयास और त्रुटि सामान्यतः ज्यादातर बच्चे करते हैं, जो 7-8 साल के, 9 साल के, 10 साल के होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक समाधान तो होगा, लेकिन मैं बार बार प्रयास करूंगा, बार बार गलती होगी, बार बार प्रयास करूंगा, बार बार गलती होगी, और शायद एक बार ऐसा होगा कि मेरा समाधान निकल आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो थॉर्नडाइक है। क्या है? इन्होंने सीखने में यह सिद्धांत अपना विशेष महत्व रखता है, लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग प्रोसेस में कह सकते हो। फिर यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न है कि कौन सी डायरेक्शन में मुड़ना है भाई को अपने, ये भी प्रश्न आपके रीजनिंग के। हाँ, ये आ जाओ जरा यहाँ पे। एक और प्रश्न है कम्युनिकेशन का। क्या कह रहा है भाई कि संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल ये प्रश्न आता है, एक आध साल ही मिस होता है, नहीं तो आता ही आता है। देखो, सबसे पहले जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं अपनी तरफ से आपको समझाना चाहूंगा। कम्युनिकेशन में क्या चाहिए? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको स्रोत दिखना चाहिए। स्रोत, स्रोत का मतलब क्या होता है कि भाई
कौन है स्रोत? मैं। ग्लैंस एकेडमी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे शरद सर जो है कि पढ़ा रहे हैं, निशु मैम पढ़ाती हैं, और भी टीम मेंबर हैं। तो हम क्या होगा, स्रोत हो गए। सबसे पहले नंबर पे स्रोत की बात करेंगे। उसके बाद हम माध्यम क्या यूज कर रहे हैं या मैसेज क्या दे रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो स्रोत, संदेश, माध्यम हमारा कैमरा हो गया, यूट्यूब हो गया, रिसीवर आप हो गए, और शोर क्या है? आवाज गूंज रही है, नेट की फ्लक्चुएशन हो रहा है, इंटरनेट स्लो चल रहा है, या माइक काम नहीं कर रहा है। और प्रतिपुष्टि, फीडबैक आपका आता है कि सर वॉइस कम आ रही है, फीडबैक आपका आता है कि सर पीछे का पीडीएफ जो है कि क्लियर नहीं दिख रहा है, फीडबैक आपका आता है कि सर क्लास एकदम एक नंबर की झकास क्लास है, अनिल कपूर की भाषा में बोले तो झकास। और ये सब जो है कि एक स्टेटमेंट बनेंगे तो आपका पूरा का पूरा ये क्रम बन जाएगा। तो सबसे पहले आप देखोगे सी ऑप्शन में स्रोत होगा, फिर संदेश होगा, फिर आपका माध्यम होगा, फिर उसके बाद रिसीवर होगा, फिर उसके बाद आपका शोर होगा, फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि। ध्यान देना कि अगर आपने फीडबैक को नहीं चूज किया तो इसका मतलब है कि आपका भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। फीडबैक का मतलब क्या है? आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि यार मुझे 2000 रुपए देने हैं या मुझे 2000 रुपए चाहिए, सामने वाले ने जो है कि रिप्लाई कर दिया कि ओके, यानी वो समझ गया कि आप 2000 रुपए मांग रहे हो। अगर वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है तो या तो वो इग्नोर कर रहा है या सिंपली उसको बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहां पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है? भैया सुनने की क्रिया में कौन नहीं आता ये पूछ रहा है। प्रतिक्रिया करना, संवेदन, मूल्यांकन, अनुनय। अनुनय होता है रिक्वेस्ट करना। श्रवण में क्या होता है? जब हम सुनते हैं किसी की बात, सामने आपके बात कोई खड़ा होकर सुन रहा है तो क्या करता है? प्रतिक्रिया, हाँ ठीक है, हाँ ये बात सही करो, हाँ। तो ये रेस्पॉन्स दे रहा है जिससे वो समझ में आ रहा है कि वो आपकी बात सुन रहा है। संवेदन, सेंसिटिव, और मूल्यांकन, ऑब्जर्वेशन करना कि यार आप जो भी कुछ कह रहे हो इसका ये मूल्यांकन हो रहा है, इसका ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ये चीज सही हो रही है। लेकिन यहाँ पे अनुनय क्या होता है? खुद एक रिक्वेस्ट करना होता है। आप वहां पे श्रोता नहीं हो बल्कि आप वहां पे वक्ता हो जाते हो, तो इसलिए अनुनय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए श्रवण का कोई तत्व नहीं होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं ना कि किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को अनुनय कहते हैं, परसुएशन कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? परसुएशन। अब ये यहाँ पे सवाल आ रहे हैं, चलो इसमें देखते हैं। इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा करता है? तो भैया इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स पकड़ना है आपको, गोपनीय सूचना। तो जरा बताओ मुझे गोपनीय सूचना देनी है तो क्या हम जग जाहिर करके देंगे? क्या नहीं देंगे ना। हम केवल डायरेक्ट उससे कनेक्ट करने की प्रयास करेंगे कि कैसे भी करके यहां तक सूचना पहुंच जाए। अगर उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को दे रहा है या अधीनस्थ अधिकारी जो है कि गोपनीय सूचना देना चाह रहा है तो एक क्रम में आएंगे। अच्छा दूसरी बात ये भी आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि डीएम साहब को एक बाबू तक एक सूचना पहुंचवानी है। ठीक है, डीएम साहब क्या करेंगे? एक बाबू तक सूचना पहुंचवाएंगे तो डीएम साहब उसके घर नहीं जाएंगे, ये तो अनौपचारिक हो गया ना। प्रश्न में ही कह रहा है मेरे भाई कि किसी व्यक्ति को अपने उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई गोपनीय सूचना देनी, यानी अधिकारी मतलब फॉर्मेलिटी हो गई, फॉर्मल हो गई, तो एक श्रृंखला का तो प्रयोग करेगा ही करेगा, लेकिन एकल श्रृंखला का प्रयोग कर लेगा, सिंगल। अगर वो गपशप करेगा तो सूचना गोपनीय कहां रह गई? बात समझ रहे हो मेरी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक, कि कैसे कीवर्ड से आप आंसर निकाल सकते हो। अगर समूह में बात पता चल गई तो कहते हैं ना कि वो एक कहावत सुनिए कि यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, किसी को बताना मत, और हम बताए थे। फिर वो अगला आदमी उससे कहता है भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार उसकी, किसी को बताना मत, फिर वो बता देता है। मतलब धीरे 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 करके क्या होता है? वो सारी जगह बात फैल जाती है। या चक्र, सर्कल जिसको हम लोग कहते हैं, यहां से यहां ऐसे ऐसे करके। तो यार ये तो सभी में बात फैली जा रही ना, गोपनीय कहां रह गई? तो पूरा फोकस जो है कि हम इस आंसर में क्या करेंगे कि सर गोपनीय सूचना रखनी तो एकल श्रृंखला, यानी एक ही व्यक्ति को बताओ जिसको हमें बताना है, बाकी किसी को नहीं बताना है। राइट, समझ में आ गई बात? देखो ये चीजें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि आप भी ऐसे उन प्रश्नों के शब्दों को पकड़िए ताकि आप इजीली आंसर को निकाल पाओ। संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? संकेतीकरण कहते हैं। संकेतीकरण, अब जैसे विचार हमारे कोई भी है, हम उन्हें संदेश में डालते हैं तो इन्हें हम संकेतीकरण कहते हैं। संकेत करना एक तरीके से। जैसे मान लो कि खाने की बात करें, हमारा विचार है यार मुझे कुछ भूख लगी है, तो मैंने इशारा कर दिया, संकेत कर दिया। ठीक है, राइट। या फिर हम कभी कभी घर से बाहर निकलते हैं और अक्सर हेलमेट भूल जाते हैं, तो हम इशारा करते हैं कि हेलमेट लेते हो, गाड़ी बैठ गए हेलमेट लेते हो, इशारा कर दिया। या कभी कभी हम गाड़ी की चाबी भूल जाते हैं तो इशारा करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया हमने अपने विचार को संदेश में डाल दिया, तो संकेतीकरण हो गया।
संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया, कोई इंग्लिश में भी पेपर रहता है तो वहां पे इनकोडिंग कहते हैं, और असंकेतीकरण के अंतर्गत प्राप्तकर्ता उस संदेश को समझने के लिए उसे अपनी समझ के अनुसार रूपांतरित करता है, कन्वर्ट करता है, ताकि वह उसे अच्छी तरह से समझकर उसका अर्थ निकाल सके। अब आप चाबी घुमाते रह जाओगे और अगर सामने वाला आपका नहीं समझ पा रहा, घर का कोई भी सदस्य, तो आप घुमाते रह जाओगे, वो चाबी नहीं ला के देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है यार तो क्या करना है पता है ना, शेयर जरूर करना है, लाइक कर दीजिए, ताकि इस चैनल को जो है कि और आगे तक लेके चलिए और जल्दी से जल्दी 1 लाख तक पहुंचाइए। हालांकि दूरी थोड़ी लंबी है, अभी 70,000 सब्सक्राइबर के आसपास है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वो भी यात्रा तय कर ली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? बाधा तो है, मनोवैज्ञानिक नहीं होनी चाहिए। समय से पूर्व मूल्यांकन कर लेना खुद अपने आप में एक बाधा है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये जल्दीबाजी है। वो कहते हैं ना कि यार हड़बड़ी मत करो, आराम आराम से करो। कोई भी प्रश्न अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट एक समय दो और आप चीजों को समझो कि क्या चीजें सही है कि क्या गलत है। अनवधान, शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, संचार में अविश्वास। अगर संचार में अविश्वास है तो भी ये समस्या है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि शारीरिक रूप से जो है कि व्यक्त संदेश, तो ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, बाकी सभी मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है। भाई आप जो है समय से पूर्व मूल्यांकन कर ले रहे हो, किसी स्त्री के चरित्र के बारे में आप मूल्यांकन कर ले रहे हो खाली अपनी पूर्वाग्रह की वजह से, यानी आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स है। ठीक है, आपके संचार में अविश्वास है, यानी आप जिस दोस्त से कोई चीज कह रहे हो, जिस फ्रेंड से कोई बात कर रहे हो, जिस व्यक्ति से, आप में उसमें विश्वास नहीं है, यानी कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। और अनवधान, ये सभी आपके दिमाग का खेल है, मनोविज्ञान का खेल है। लेकिन शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, अब आपके शरीर में ही कोई समस्या है तो क्या मनोवैज्ञानिक नहीं है, वो शारीरिक समस्या है, इसीलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो आप कहोगे सर आप व्याख्या नहीं पढ़ो, तो व्याख्या से बेहतर तो यार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ना, तो फिर व्याख्या पढ़नी क्या है। आप देखो यहाँ पे, संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन जो भी हो रहा हो ना मेरे भाई, वो क्लियर होना चाहिए, तभी जो है कि प्रभावपूर्ण संचार होगा। बात क्लियर होगी। व्हाट्सएप का एक सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेता हूं। बहुत सारे लोगों ने आपने रील्स देखी होगी, अक्सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो है कि प्रैंक किया जाता है, या फिर कोई भी और वीडियो देख लो, वहां पे व्हाट्सएप में आप टाइप कर रहे हो, ऑटो करेक्शन होता है, स्पेलिंग ऑटो करेक्शन होती है व्हाट्सएप में सेटिंग, अगर आपने ऑफ नहीं किया तो आप लिख रहे हो कुछ, जल्दी जल्दी में आपने ध्यान नहीं दिया और आपने कुछ लिख दिया, सामने वो ऑटो करेक्ट होकर स्पेलिंग जो है कि कुछ और चली गई, और अलग जाने की वजह से क्या होता है, आपके संबंधों में खराबी आ जाती है, आपके संबंधों में तनाव आ जाता है। या दूसरी भाषा में कहें कि संचार की स्पष्टता नहीं है, इसलिए वो प्रभावपूर्ण संचार नहीं हुआ, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है कि नहीं, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए संचार की क्लैरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एडिक्वेसी यानी पर्याप्तता और टाइमिंग, समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। यार ये स्टेटमेंट तो भैया गलत है। भाई अगर संचार प्रक्रिया अगर आपकी समय पे नहीं हुई, पर्याप्त नहीं हुई, तो वो आवश्यक कहां से हुई। क्या कह रहा है कि पर्याप्तता और समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, गलत। आपने मान लो एक व्हाट्सएप किया रिप्लाई किसी को, मैं इसलिए एग्जांपल ये व्हाट्सएप ले रहा हूं क्योंकि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी चीजें घटित होती है, तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। आपने अपने एक फ्रेंड को जो है कि मैसेज किया या कॉल किया सुबह 9 बजे, आपको जरूरत थी कि यार 10 बजे मैं उस फ्रेंड से मिल लूं क्योंकि मुझे नोट्स लेने क्लास पे जाना है या कहीं बाहर जाना विजिट करने, और उस फ्रेंड ने रिप्लाई भी नहीं किया। रिप्लाई कब करा, रात के 11 बजे, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और कहोगे यार भाई तूने टाइम पे तो कोई रिप्लाई किया नहीं, तो तेरा और मेरा संचार कहां हुआ, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, समय पर उत्तर मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब किसान को जरूरत थी वर्षा की तो तब तो वर्षा हुई नहीं, और अब देख रहे हो पंजाब हिमाचल पूरी बाढ़ आई पड़ी है। पंजाब में किसानों को जब पानी की जरूरत होती तब तो पानी मिलता नहीं, तो सिंचाई करते हैं बेचारे, वहां पे मृदा का जो है कि क्षरण हो रहा है, लेकिन अब पूरी की पूरी बाढ़ आ रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि समय पर होना बहुत जरूरी है, तभी संचार प्रभावपूर्ण होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। दैट्स अ फाइनल आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। तो इतनी बेहतर तरीके से ना शायद ही कोई यूट्यूब पे सीसेट को पढ़ा रहा होगा, स्पेशली पीवाईक्यूज को, शायद ही। लेकिन अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैंने भी कई वीडियो देखी है, कई चैनल देखे जहां पे कोई सीसेट को बस आते हैं, उत्तर बता के चलते चले जाते हैं। अगर वो काम करना होता तो आप उसके लिए एबल हो, आप उसके लिए योग्य हो, खुद भी किताब लेके पढ़ सकते थे। लेकिन आप यूट्यूब वीडियो क्यों देखते हो? ताकि आप एक पर्सपेक्टिव देखते हो कि टीचर का, कि वो किस नजरिए से प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, कैसे वो जो है कि सीसेट को सही तरीके से कर रहा है, ताकि आप में भी वो सोच, वो थिंकिंग डेवलप हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा,
किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न है भैया, तो इसको सेंड्रॉक हो गया, याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे देख रहे हैं, अंतरवैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतःक्रिया का एक भाग है। अरे भाई कर लेंगे टिकट। अंतरवैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, बिल्कुल सही। और यह उत्तर जीविता हेतु आवश्यक है, लाइवलीहुड के लिए जरूरी है? जरूरी नहीं है भाई। अंतरवैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग हो सकता है, उसी हम सोशल इंटरेक्शन करने के लिए जरूरी है, लेकिन उत्तर जीविता के लिए आवश्यक हो, ये गलत है। तो यहां पर आपका डी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया, ये भी रीजनिंग आ गई। और देखते हैं आपको जहां पे डिफाइन करने का प्रश्न आएगा, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। हाँ, ये देख लेते हैं, एक अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका न हो। कोई ऐसा विकल्प जिससे अफवाह या र्यूमर्स नहीं सुलझ पा रही है। समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना। अगर किसी समुदाय में, जैसे मान लो अभी वर्तमान मीडिया के द्वारा क्या हो रहा है, वर्तमान सरकारों के द्वारा क्या हो रहा है, हिंदूवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें इस मुस्लिमों को जो है कि टारगेट कर रहा है, किसी अन्य कम्युनिटी को। देखो भाई, हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हो, आपको भी पता है कि समाज में कैसे शांति स्थापित हो सकती है। जितने लोग हैं समाज में रहने वाले, सभी के साथ मित्रता और भाईचारे का व्यवहार रहेगा, तभी समाज में शांति रहेगी। लेकिन अगर हम ऐसे समुदाय के नेताओं से अगर हम तथ्य छिपाएंगे तो कहीं ना कहीं हम रिमर्स को रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, वो डिग्री वहां से ले रहे हैं। तो तथ्य छिपाओगे तो रिमर्स को नहीं रोक पाओगे, सही बात एकदम बताओगे तो रिमर्स रुकेगी। कारणों को कम करना, हाँ भाई, अगर आप किसी प्रॉब्लम्स के पीछे के कारण जानते हो, 5-6 कारण, धीरे धीरे आप उन कारणों को खत्म कर रहे हो, कम कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो, तो अफवाह रुक जाएगी। और तथ्य उपलब्ध कराते हो, सही चीज बताते हो, फैक्ट बताते हो, बिल्कुल सही है। विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करते हो, जैसे आपसे जब यूपी पीसीएस कहता है कि भैया जो भी क्वेश्चन आपके गलत लगते हैं आयोग के, तो आप उसे क्या करो, रेस्पॉन्स करो, या यूं कहे कि आप उसमें जो है कि अपनी आपत्ति दर्ज करो, तो वहां वो कहता है विश्वसनीय स्रोत बताने होंगे, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, गवर्नमेंट का डाटा हो, या फिर एनसीईआरटी की बुक्स हो। तो आप ऐसे स्रोतों के माध्यम से र्यूमर्स को कम कर सकते हो, लेकिन ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है? कौन सी एक विधि है? स्वतः शोध विधि, योजना विधि, पश्चिगामी विधि, एल्गोरिदम विधि। देखो, मशीन, एआई हो, कंप्यूटर हो, इनमें 0.1% के चांसेस होते हैं कि बस गलत होने, तो 99.9% क्या होता है, सही आंसर देती है। और भाई यहाँ क्या करा है, कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है? तो एल्गोरिदम। क्योंकि अगर आप स्वतः शोध विधि कर रहे हो, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड जिसे कहते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए सही है वो दुनिया के लिए भी सही हो, तो गलत हो सकते हो यहाँ पे। प्रोजेक्ट मेथड, कई बार होते हैं प्रोजेक्ट हमारे फेल हो जाते हैं। पश्चिगामी विधि, जो पीछे की विधि किसी ने अपनाई थी, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सही हो, इसलिए एल्गोरिदम यानी मशीन की तरफ हम जाएंगे जो सबसे बेस्ट होगी, गारंटी देगी। ये भी रीजनिंग है। बस 2 मिनट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको मेरे भाई। अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है, ये तो वो है। हाँ, एक और प्रश्न आपका देखने को मिला, सम व्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो डायरेक्ट प्रश्न है, तो एरिक बर्न। इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते ना, इसमें अगर आपको आंसर पता है तभी आप आंसर दोगे, नहीं तो आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, ये कैलेंडर का प्रश्न है, और ये स्लोगिज्म का प्रश्न है कि सभी बालक सत्यवादी, कलम बालक है, वो सॉरी कमल बालक है, तो ये स्लोगिज्म हो गया। वैन आरेख से भी आप कर सकते हो, ये रीजनिंग का प्रश्न है। और कल हमारी जो क्लास होगी वो 2022 की पीवाई की होगी। अच्छा, इसकी पीडीएफ आप लोगों को ना मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे पोस्ट कर दूंगा? टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम सर्च करेंगे ग्लैंस एकेडमी, ठीक है, ऑफिशियली जो है कि ग्लैंस एकेडमी आप ऑफिशियल सर्च करेंगे, ठीक, ऑफिशियल। तो आप जब इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो आपको सब्सक्राइबर दिखाएंगे वो लगभग 15.7 के 15,700 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपको वही ज्वाइन करना है, क्योंकि इसी नाम से 2-3 फेक चैनल चल रहे हैं, तो आपको उसे सब्सक्राइब नहीं करना, इसे सब्सक्राइब करो। यहीं पर मैं इसकी पीडीएफ आज पोस्ट कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करो, अधिक से अधिक लाइक करो, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो, और चैनल के जितने भी आपके लिए रिसोर्सेज यहाँ पे पोस्ट किए गए वो सारे के सारे यूज करो। घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स के आप रिवीजन कर सकते हो, मैराथन सारी क्लासेस देख के। आप करंट अफेयर्स आई दृष्टि को पूरा यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आई दृष्टि को,
ये रहा, मैं वीडियो सेक्शन में ले आता हूँ, ठीक है। ये देखो 800 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज में चला रहा हूँ, ये लगातार लगभग इसमें जो है कि 10 क्लासेस हो गई, आज इसकी 11वीं क्लास आएगी। आई दृष्टि की मैराथन करंट अफेयर्स की क्लास आप कर सकते हो, ये आई दृष्टि शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो यूट्यूब पे फ्री में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।